गुड आफ्टरनून। आज आपका सेशन लेने के लिए श्री ऋषभ सिंह सर आ रहे हैं। ही इज ऑल इंडिया रैंक 102 यूपीएससी सीपीएफ 2019 एग्जामिनेशन। इनका भी ज्वाइनिंग भी आने वाला है, सो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जाने से पहले आपके कुछ सेशंस लेना चाहते हैं। टुमारो ऑनवर्ड्स पेपर 2 के कुछ सेशंस वो लेंगे। उनको कल ही नोटिस मिला है कि उनका ज्वाइनिंग आ रहा है करके। अभी एसएसबी का ज्वाइनिंग ऑलरेडी अगले महीने आपको पता है कि 5 तारीख को है। सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग हो चुका है और इनका भी आईटीबीपी का भी अभी ज्वाइनिंग आने वाला है। एंड कुछ लोगों ने शायद पहले इनका सेशन अटेंड किया होगा, तो आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत ही यूनिक, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बताया था। तो आज वो पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो एक स्ट्रैटेजी बताएंगे उन्होंने कैसे किया था, क्या क्या किया था। एंड आफ्टर दैट ही विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वो उन्होंने बोला है कि ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द पेपर 2। तो पेपर 2 के कुछ 1-2 हफ्ते तक जितने भी दिन वो अवेलेबल है, वो पेपर 2 के कुछ सेशंस वो कंटिन्यू करेंगे और उनका तरीका भी वो बताएंगे। वो बोले हैं कि ही इज़ मोर कंफर्टेबल एंड उन्होंने बोला है कि रादर देन गोइंग एज अ थियरी सेशन कि ये ऐसे ऐसे लिखा जाता है आर्गुमेंट, तो वो बोले हैं कि मैं क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो जब आएंगे तो प्लीज़ वेलकम है। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। मतलब बेसिक तो आपको लाइक पता होगा थोड़ा बहुत, और वैसे मतलब मैं वो भी बता दूंगा। और मेनली सी जब लास्ट सेशन हुआ था तो मतलब एकदम आ गया था मैं, तो इतना मतलब मैंने सोचा नहीं था कि क्या बताना है। ठीक है, और अब सर ने पहले बता दिया था इन टाइम, तो मैंने मतलब कुछ लिखा है जैसे क्या क्या बताना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपनी इंट्रोडक्शन से। ओके सी, मैंने 13-17 से बीटेक की थी। मतलब आपको पता होगा लाइक मेरे आंसर्स के अकॉर्डिंग, फिर आप समझ जाएंगे प्रॉपर्ली। 13-17 मैंने बीटेक की थी, फिर 1 साल का मेरा ड्रॉप था और मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था। फिर मैंने 18-20 में एमटेक की थी और फिर मैंने कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और सीएपीएफ 2019 में आपको पता है ऑल इंडिया रैंक 102 आई और नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ओके, मतलब इसका क्या लिंक है आई विल टेल यू। तो सी अब मैं मतलब मेरा ये सेशन का ऑब्जेक्टिव है ये बताना कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, सी बुक्स सारी की सारी सेम है। लक्ष्मीकांत वही हिस्ट्री और वही ज्योग्राफी और वही एनसीईआरटीज़ पढ़ के लोग आईएएस तक का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सीएपीएफ का भी एग्जाम क्वालिफाई करना जिनके लिए वो स्ट्रगलिंग हो रहा है। राइट, सो मतलब जैसे सी हर पर्सन में कोई ना कोई पॉजिटिव क्वालिटी होती है। ठीक है, हर पर्सन की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। लाइक हमारा सीएपीएफ का जैसे जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स थे, कुछ ऐसे जिनके पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे बट दे कवर्ड वेल इन पेपर 2 एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। मेरी स्ट्रेंथ जैसे ये है, मैं एनालाइज करता हूँ चीज़ों को और आई प्लान प्रॉपरली। लाइक मैं पढ़ता इतना नहीं हूँ क्योंकि मैं एमटेक में था जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं 18-20 एमटेक में था और तभी बीच में एग्जाम हुआ था, तो आई वॉज ऑन एन इंटर्नशिप। तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बाहर होता था और फिर जब मैं रूम पर जाता था तब मैं प्रिपरेशन करता था और दिस हाउ आई गिव माई एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू प्लान एवरीथिंग। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट। सबसे पहले मैं सीएपीएफ के अपने मार्क्स बता देता हूँ। मैंने 3rd अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जनरल कैटेगरी, और 17 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरा पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरे अराउंड 90 मार्क्स थे और कट ऑफ वॉज 123। सेकेंड अटेम्प्ट में 2018 में मेरे अराउंड 95 मार्क्स थे। पेपर 1 क्वालिफाई था क्योंकि मार्कशीट आ जाती है तो हमें पता लग जाता है। राइट, पेपर 1 क्वालिफाई था। पेपर 2 में मेरे 67 थे। ठीक है, और ओवरऑल 162 ऐसे कुछ थे और 166 वॉज द कट ऑफ पेपर 1 और पेपर 2। 2019 में अभी हमारी मार्कशीट नहीं है ये ड्यू टू ईडब्ल्यूएस केस, लेकिन हमारे टोटल मार्क्स आ गए हैं फोर्स एलोकेशन लिस्ट में। मेरे टोटल मार्क्स 328 है। ठीक है, जबकि मेरे पेपर 1 में मार्क्स बन रहे थे 130 मैक्सिमम। तो अब लगा के चलिए जो हम कैलकुलेट करते हैं उसे 2-3 नंबर कम ही आते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट ब्रेकअप होगा कि 128 मार्क्स मेरे आए होंगे पेपर 1 में और 100 आए होंगे पेपर 2 में और इंटरव्यू। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट ब्रेकअप है, टोटली 328। तो सबसे पहले आपको ये मतलब ये सबसे पहले सी अगर लाइक मैंने कैसे सीखा है सब कुछ आई विल टेल यू। सी अगर मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट होता तो मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर से तैयारी की थी इसकी।
ठीक है। तो 4 साल मैंने तैयारी की थी, तो फर्स्ट टाइम में हो जाना चाहिए था। तो अगर मेरा हो सकता है तो मुझे लगता है किसी का भी हो सकता है। बट हाँ, जो मैंने मैं क्या करता था, मैंने बहुत सारे लोगों के जिन्होंने CPF क्लियर किया, जिन्होंने IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया, जो डिफेंस में सिलेक्ट हुए, मैंने सबके इंटरव्यूज़ पढ़े। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े। मैंने फर्स्ट 2 ईयर्स यही किया था, BTech फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर। मैंने सबकी स्ट्रेटेजीज पढ़ी, किसने क्या गलती की, किसने क्या किया और किसने कैसे उसे इम्प्रूव किया। तो ये उसका सब कुछ मतलब आप ले लीजिए कि क्रक्स है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया है, और अब तो हम सिलेक्ट हो गए हैं, अभी हमारा रिजल्ट फरवरी में आया था, तो जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं हम उनसे मिले, तो हमें भी ऐसा दिखा कि उनमें हमें कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, ठीक है। ऐसा कुछ डिफरेंसेस हैं कि कोई कश्मीर से है, कोई लेट से अरुणाचल प्रदेश से, कोई गुजरात से, कोई तमिलनाडु से, बट कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। जितने लोग सिलेक्ट होते हैं उनमें सब जब आप हो जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। तो आजकल जैसे आप देखेंगे मोस्टली लोग जैसे हमारे साथ हैं वो 90% 70% अराउंड IIT के लोग हैं, जिन्होंने IIT से BTech की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये कि अगर कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ स्किल्स आते होंगे, तो दिस विल मेक योर जर्नी वेरी ईजी, ठीक है। ईजी हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा सिलेक्ट होना। तो सबसे पहले वो स्किल्स आने बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अब जैसे मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, हमने कल ही लिया है कैंडिडेट को, और हम वैसे भी लेते रहते हैं। तो अब हमें पता लगता रहता है कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। कुछ क्वालिटीज़ अगर आपको आती है, क्योंकि अब हम बहुत सारे कैंडिडेट से मिलते हैं तो आइडिया हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट अपना पेपर 2 भेज देते हैं, अब कोई ऐसे लिख के भेज देते हैं, तो पता लग जाता है कि क्या गलती हो रही है, व्हाट पीपल एक्चुअली डू, ठीक है। तो कुछ क्वालिटीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे UPSC के इन एग्जाम्स में राइटिंग स्किल्स ज़रूरी हैं। ऑब्वियसली देखिए, आपको सबसे पहली चीज़ है कि जो लोग नहीं समझते कभी कभी सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमको इससे मतलब है कि फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 6 बार IAS का इंटरव्यू दिया, वो आज तक सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में फाइनल सिलेक्शन हो। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने CAPF का 4 बार इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। एग्जाम क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम से। बट वी थिंक इज एज कैंडिडेट्स हम सोचते हैं कि मैं भी ऐसा सोचता था कि पहले एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, फिजिकल उसके बाद देख लेंगे, इंटरव्यू उसके बाद देख लेंगे। और बट होता क्या है, आई विल टेल यू, एग्जाम आपने दिया, ठीक है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, 3-4 महीने में उसका रिजल्ट आया, आपने फिजिकल मेडिकल की तैयारी की, और 2 महीने आपको मिलेंगे। कोविड की वजह से टाइम मिल रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, बट ये चीज़ अब ठीक हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। फिर क्या होता है, आपको 1.5 या 2 to 3 मंथ्स मिलेंगे इंटरव्यू के लिए। अब होता क्या है कि सपोज कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको बोलना नहीं आता, वो 3 महीने में कुछ नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी आउट ऑफ रेस है, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए UPSC के ऑफिस में जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की, ठीक है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मतलब वो आउट ऑफ कंपटीशन है ऑलरेडी। तो मैं बताऊँ, जैसे 1100 लोगों ने हमारे साथ इंटरव्यू दिया था, लिस्ट जो IAS में 264 लोगों का नाम है, तो मुझे पता था 11 में से 70% तो ऑलरेडी आउट ऑफ रेस है, पहले पता लग गया था। अपने आप को आप कहीं भी देखेंगे किसी भी एग्जाम में, अपने आप को समझना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है, उनको क्लियरली पता है कि वो UPSC का इंटरव्यू इंग्लिश में देंगे, पेपर 2 इंग्लिश में लिखेंगे। कुछ को क्लियरली पता है उनको हिंदी आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए श्योर होता है कि वो हिंदी में एग्जाम देंगे और हिंदी में इंटरव्यू देंगे। प्रॉब्लम उन कैंडिडेट्स को होती है जिनको हिंदी आती है बट उनको इंटरव्यू इंग्लिश में देना है। अब मेरे को मेरे ही बैच के एक बंदे ने 15 दिन पहले मैसेज किया कि मेरे को इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि आप या तो आप बाहर हो जाओगे, इंग्लिश में ट्राई करोगे, तो 15 दिन में नहीं कोई इंग्लिश सीख सकता, राइट। तो ये चीज़ें आपको पहले से देखनी है, पहले से आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए इन एग्जाम्स में, इसलिए राइटिंग स्किल जिसको मतलब एक बेसिक इंग्लिश आती है, हमें हाई फाई वोकैबुलरी नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश, आपकी बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। अगर आप बेसिक सेंटेंस लिखो, क्योंकि देखिए UPSC में बहुत अच्छे लेवल के पैनलिस्ट बैठे होते हैं, मेरे कैट में 99% थी इंग्लिश में, तो जो UPSC वाले कैंडिडेट है उससे 10 लेवल ऊपर है मेरी इंग्लिश, अगर मैं वैसे बताऊँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उसके बावजूद ऐसा होता है, मैंने और मेरे फ्रेंड ने UPSC का इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे, वो इतने सीनियर IAS ऑफिसर बैठे होते हैं 4-5, हमको एक वर्ड तो पता ही लगा उन्होंने पूछा क्या, हमने को पूछना पड़ा है कि सर कैन यू प्लीज रिफ्रेश द क्वेश्चन। तो आप जिसको इंग्लिश ऐसी है जिसकी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, आप ऐसे लिख रहे हैं, मेरे पास जैसे अब तो बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत कैंडिडेट्स के ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे हैं पंक्चुएशन मार्क ही नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, एज्यूम करते रहो कहाँ फुल स्टॉप है कहाँ कॉमा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे उन्होंने 4 लाइन एक साथ लिख दी है, बड़ी लंबी, उसका मतलब इतनी लंबी लाइन, जैसे 4 लाइन पूरा इंट्रोडक्शन एक ही लाइन का है, आधे पेज का, ठीक है, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई उसमें मतलब उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, उसमें ग्रामेटिकल एरर हो रही हैं, कभी पास्ट टेंस आ गया, कभी प्रेजेंट टेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद उसमें जैसे हम नई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो आप मतलब उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, वो भी नहीं कर रखा। मैं एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, और मैं इतना एफर्ट डाल सकता हूँ कि मैं आपको ऐसे पढ़ने में एफर्ट लगाऊंगा और ये देखूंगा कि कहाँ पे फुल स्टॉप होगा, वो नहीं लगाएंगे,
उनको पेपर चेक करने होते हैं, वो जल्दी से करके कम मार्क्स देके वो चले जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही स्पीकिंग स्किल्स सी जो हमने ऑब्जर्व किया, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त गए यूपीएससी में इंटरव्यू देने, ठीक है, तो जो हमारे साथ बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स गए यूपीएससी में इंटरव्यू देने, यहाँ पे आपको लगेगा इट्स वेरी इजी, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसे 4 IAS ऑफिसर ऐसे बैठे होंगे, आपको यहाँ बैठा लेंगे और वहाँ पे बंदा जाके बजाता है ब्लैंक, वहाँ पे कुछ भी नहीं याद आता, कुछ भी लिटरली, मतलब अगर आप 50 पॉइंट पढ़ के गए हो केसेस के बारे में, आपको वहाँ पे 2 पॉइंट मुश्किल से याद आएंगे। और उनको 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना होता है एक दिन में, ठीक है, उनको 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना होता है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो 25 मिनट होते हैं, उसमें 4-5 ऑफिसर्स को आपसे बात करनी है, वो टाइम भी नहीं देते सोचने का। आपने मतलब जैसे ही उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और आप ऐसे सर ओके नेक्स्ट, वो टाइम ही नहीं देते सोचने का। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम हुई थी, वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जब वो वहाँ पर गए हैं वहाँ पे जाके ब्लैंक हो गए। ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए, ये यूपीएससी के इंटरव्यू में जाके पता लग रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, फिर तो अगले साल पे बात आ जाएगी, वो भी तब जब अटेंड बचेगा। ठीक है, तो यू शुड नो दिस थिंग बिफोर हैंड, कि आप ये चीज़ हैंडल कर पाएंगे। क्या ऐसा है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि 4 लोग आपके सामने बैठे हैं बात कर पाएँ? और सच बता रहा हूँ उनके सामने इतनी कोई इंग्लिश नहीं निकलती, कुछ नहीं निकलता, जब 4 ऐसे लोग बैठे होते हैं और आपकी शक्ल देख रहे हैं वो, और वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं जो आप पढ़ के गए उसमें से कुछ नहीं आएगा। रियरली मतलब मुश्किल से एक सवाल है वो ऐसा आएगा जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसे आपकी ग्रेजुएशन का क्या रोल है CAPF में, अदरवाइज पूरा इंटरव्यू ऐसा होगा टोटली अनएक्सपेक्टेड, जिसमें कुछ नहीं पता वो क्या पूछेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जो जितनी भी स्ट्रैटेजी सी होता क्या है, कैंडिडेट्स ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, लाइक कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप बोल दीजिए सर आई हैव नो आइडिया, ठीक है, आई विल फाइंड इट आउट। बट एक्चुअली मैं वहाँ काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ हमारे माइंड में होता है कि वी आर बीइंग असेस्ड, और हमने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया आई डोंट नो, तो हम बाहर हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ में भी मतलब तुम ये बोलने से पहले भी 1000 बार सोचोगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैंने आई डोंट नो बोल दिया और यही काम खत्म हो जाए, राइट। सिमिलरली जैसे कैन आई मेक अ गेस, कोई क्वेश्चन अगर आपको श्योरली नहीं आता, जैसे मुझसे पूछा था इंडिया ने कितने ऐप बैन किए चाइना के, अब मुझे पता था 2 बार में बैन हुए, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं था, तो मैंने बोल दिया सर कैन आई मेक अ गेस। अब मैं हर क्वेश्चन पे कैन आई मेक अ गेस नहीं बोल सकता, ये इंटू में मैक्सिमम 1 बार कर सकते हो। वैसे ही आप बोलो कैन यू प्लीज रिफ्रेश द क्वेश्चन, आप हर क्वेश्चन पे नहीं बोल सकते क्वेश्चन रिपीट करो, ठीक है, आप हर क्वेश्चन पे नहीं बोल सकते सर कैन आई हैव अ मोमेंट प्लीज, राइट। ये चीज़ें 1 बार मैक्सिमम चल जाएंगे इंटरव्यू में, नहीं तो कहेंगे बंदा अलर्ट नहीं है, वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पहले से देखनी पड़ेंगी। इसके अलग अलग तरीके, आप मॉक्स दो, आप SSB इंटरव्यू दो, लाइक मैंने 8 SSB दे रखे हैं, 8 कॉन्फ्रेंस दे रखी है, तो मुझे पहले ये चीज़ पता थी कि इस चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी हो। वैसे मुझे अपनी इंग्लिश के बारे में पता था कि मुझे इंग्लिश का ऐसा है कि मैं अगर इंग्लिश लिखूंगा या बोलूँगा, देयर वुड नॉट बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिक मिस्टेक। मुझे कंटेंट की कमी होगी पेपर 2 में, इसलिए मैंने लाइक कंटेंट पे फोकस किया। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद सी डिसीजन मेकिंग या ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, पूरी अगर आप देखेंगे प्रोसेस में, आप इंटरव्यूज में ले लीजिए और पेपर 2 में मेनली ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा देखिए जैसे बताना है मुझे, इसलिए सी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा बायस आ जाता है। लाइक सी आप कोशिश करिए सोशल मीडिया को कम यूज़ करिए, लाइक यूज़ इट एज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। मैं बताता हूँ, जैसे कल हम एक इंटरव्यू ले रहे थे, दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक कैंडिडेट आए, इन्होंने अभी इंटरव्यू देना है। अब देखिए हमें आधे घंटे बात करके पता लग जाता है किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ठीक है, हम बोलेंगे नहीं ऑब्वियसली, बट आपको ही पता लग जाएगा, आप देखेंगे। तो वो आए, तो हमने उनसे क्वेश्चन पूछा कि फॉरेन लॉज अभी रिपील हुए, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। वो कहते हैं मोदी को इलेक्शन जीतना इसलिए किए। अब आप यूपीएससी के इंटरव्यू में चीज़ नहीं बोल सकते। पहली बात तो मैंने उनको बोला कि आप मोदी नहीं बोल सकते, अगर आपको बोलना भी आता अवर प्राइम मिनिस्टर बोलो, या नरेंद्र मोदी जी बोलो, या आप श्री नरेंद्र मोदी बोलो, मिस्टर बोलो, कुछ तो लगाओगे। उन्होंने सीधा बोल दिया मोदी जी ने ऐसा किया। सी तो जो सोशल मीडिया पे हो रहा है वो आप यहाँ पर नहीं लेके आ सकते। मेरे से भी एक बार गलती हुई थी, मेरे से मॉक इंटरव्यू में हुई थी, लाइक इंस्टाग्राम पे हर जगह सोशल मीडिया पे उस टाइम पे आ रहा था तब CAB और CA के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो हर जगह लिखा होता था CAB/CA फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा जो मॉक इंटरव्यू रहा था, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, मेरे मुंह से निकल गया सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB। उन्होंने वहीं इंटरप्ट कर दिया कि अब वो CA हो चुका है, बिल हैज बीन पास बाय पार्लियामेंट। तो बहुत बार न्यूज़ वाले क्या करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। द हिंदू वालों को मैंने देखा है, उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद कश्मीर। अब ये चीज़ें आपने लिख दी तो इंटरव्यू एग्जाम सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ करते हैं कैंडिडेट्स, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और तो इट इज़ बेटर फॉर यू अगर आप एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखें। सी यू शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी कास्ट एनी जेंडर, हमको लगता है ऐसा, बट ये चीज़ आ जाती है बहुत लोगों में। तो कोशिश करिए थोड़े से न्यूट्रल रहें चीज़ों को लेके, थोड़े से लाइक उससे क्या होता है ना, मैं बताता हूँ क्या होता है। सी जैसे आप इंटरव्यू तक पहुँच जाएंगे, आप पेपर 2 की बात होगी,
तो आपको बहुत सारे टॉपर आके या फिर बहुत सारे जो भी मतलब जो आपको गाइड करेंगे वो आके बोलेंगे कि आप न्यूट्रल ओपिनियन दो। अब जो इंसान न्यूट्रल सोचता ही नहीं वो न्यूट्रल ओपिनियन कैसे दे देगा? पता है किसी भी चीज़ की आप एक्टिंग तब कर सकते हो जब वो चीज़ आपको आती है। अगर मुझे कोई बोले कि 5 मिनट फ्रेंच बोलने की एक्टिंग करके दिखा, मैं नहीं बोल सकता, मुझे आती नहीं है। तो जनरली ये भी होता है, लोग ऐसे गाइडेंस भी देंगे आपको। पिछले मतलब 4-5 साल में लोगों ने दी है कि इंटरव्यू में जाके पॉजिटिव दिखाइए। अरे जब बंदा पूरा नेगेटिव है, उसके माइंड में सब कुछ नेगेटिव है, वो लाइफ को लेकर नेगेटिव हुआ पड़ा है, ठीक है, वो कैसे पॉजिटिव आंसर दे देगा? ये चीज़ें एक्चुअली में हमें इफेक्ट करती है, हमें लगता है इफेक्ट नहीं करती, और इससे सब कुछ इफेक्ट होता है। सिर्फ डिफेंस से मैंने एक चीज़ सीखी है SSB से, वहाँ यही कहते हैं साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बोलोगे और वही आप करोगे, ठीक है। अगर आप सोच में दिक्कत आ गई तो लिखने में भी वही आएगी और फिर इंटरव्यू में बोलने में भी वही आएगी, राइट। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करें। एक हमारे साथ कैंडिडेट का UPSC में, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी वीकनेस क्या है। उन्होंने कह दिया सर मैं नक्सल, मतलब अगर सपोज कोई नक्सलिज्म का मैंने पढ़ा चैप्टर तो मैं उनकी सपोर्ट में आ गया। अब आप ऐसे आंसर्स नहीं दे सकते UPSC में, लोगों ने आंसर्स दिए हैं, राइट। तो एक कैंडिडेट से पूछा कि जैसे कि आप CRPF में हो और एक एम्बुश हो गया है तो आप क्या करेंगे, एक गांव में सब मतलब टेररिस्ट हैं। उन्होंने कह दिया मैं ऑपरेशन करूंगा। उन्होंने कहा गांव वाले बहुत सारे ऐसे होंगे जो मारे जाएंगे। इन्होंने इंटरव्यू में सीधा बोल दिया सर कोलेटरल डैमेज तो होगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। ये आप ये मत समझो, ये चीजें इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि आपको लगेगा मतलब ये ऐसा है, बंदे की थिंकिंग ही ऐसी है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, कोई कैंडिडेट है वो एक तरीके से सोचता है, लाइक कोई कैंडिडेट है सपोज वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर सोचता है चीज़ों को लेकर, लाइक कोई कैंडिडेट है सपोज सीधा वो एंटी BJP है, वो BJP वालों की हर पॉलिसी को नेगेटिवली लेगा, ठीक है, वो पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं और वो पॉजिटिव चीज़ लिखेगा ही नहीं। कहीं भी कोई चीज़ आई लिखने के लिए लॉकडाउन इफेक्टिव था वो लिखेगा नहीं, कोई भी चीज़ वैक्सीनेशन सही से की बोल के नहीं, जो चीज़ अच्छी भी होगी वो उसमें भी 4 वो निकाल देगा कमियाँ। सी ठीक है, अभी इस चीज़ से इंटरव्यू, एग्जाम, पेपर टू और इंटरव्यू खराब हो जाते हैं अच्छे से। सी अब आपको बोलेंगे लोग कि बैलेंस्ड ओपिनियन देना है आपको। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस्ड ओपिनियन? बैलेंस्ड ओपिनियन का एक्चुअली मतलब क्या है कि सारे स्टेक होल्डर्स को आपको ध्यान में रखना है। लाइक मेरे से इंटरव्यू में पूछा था कि फार्म लॉस के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। तो बैलेंस्ड ओपिनियन क्या है? ये नहीं है कि मैं बोल दूं कि नहीं फार्म लॉस तो इंप्लीमेंट कर दो, किसान को जो करने करते रहे, या फिर मैं बोल दूं नहीं फार्म लॉस तो बिल्कुल हटा दो, ठीक है। तो बैलेंस्ड ओपिनियन ये था। सबसे पहले मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ऑब्वियसली वो बेटर होगी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, उससे फायदा होगा फार्मर्स को। बट अगेन मैंने फिर बोला कि फार्मर्स इलिटरेट हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो साइन कर दे, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब लिटरेसी भी होनी चाहिए। तो ये बैलेंस्ड ओपिनियन हो गया। सी जिस बैलेंस्ड ओपिनियन में आप पर्सनल अपने मतलब बायस नहीं लगा रहे हो, वो एक अनबायस्ड ओपिनियन है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन है, ठीक है। आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो किसी भी चीज़ का, बट कंस्ट्रक्टिव। हमसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था कि पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट करने जा रही है गवर्नमेंट नया, क्या ये ठीक है? लोगों ने बिल्कुल सही कहा, कोई इसमें इशू नहीं है, सीधा कि सर अभी कोविड चल रहा है और अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पैसा अभी पार्लियामेंट को डिले किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, अभी ये पैसा हम कोविड के ऊपर लगा सकते हैं, है ना। तो ये बैलेंस्ड ओपिनियन है। अब किसी टाइप का भी अगर किसी के अंदर वो आ गया कि मैं तो एंटी बीजेपी हूँ, वो सीधा बोल देगा नहीं ये तो गवर्नमेंट गलत कर रही है ना, तो आप इसको समझो। तो आप अगर जेंडर को लेके, वैसे जेंडर्स के लेके क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेंगे विमेन इन CAPF और इन आर्मी और ट्रांसजेंडर, लोगों ने सीधा आंसर दिया नहीं वो तो नहीं कर सकते, वो तो बहुत वीक है। सी आपको बस प्रैक्टिकल आप जितने रहोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। आप देख लीजिए इन सारे एग्जाम्स में। सी जैसे जेंडर की बात कर लो, कुछ चीज़ में ऐसा होगा लड़कियां आगे, कुछ में ऐसा होगा लड़के आगे। ऐसा नहीं होगा कि लड़कियां सब चीज़ों में आगे लड़की इसी में आगे, लड़के सब चीज़ों में आगे लड़की इसी में आगे नहीं है, ठीक है। दोनों का अपना अपना कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब प्रैक्टिकल वे, तो इमोशनल मतलब नहीं होना है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है, ठीक है। दिस इज ये इशू होता है लोगों के साथ। फिर आपको एक पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, जैसा मैंने बताया आपको, वो रखना पड़ेगा कि सिलेक्शन हो जाएगा अगर मैं सही से तैयारी करूँगा, ठीक है। पीपल बिकम वेरी नेगेटिव, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं होगा, रहने दे, ठीक है। वो चीज़ कोशिश करिए अवॉइड करने की। आई विल टेल यू हाउ, ठीक है। और अगर आप देखो पॉजिटिव आप सोचेंगे, आज मैं बताता हूँ, जैसे मैंने इस चीज़ की हैबिट डाल ली थी, हैबिट बना ली थी कि अगर मैं कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ तो मुझे उसके बाद सॉरी नहीं बोलना, मतलब ऐसी ज़रूरत नहीं आनी चाहिए कि मुझे सॉरी बोलना पड़े। मैं कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ तो मैं सोच समझ के बोलूँ। इंटरव्यू में क्या होता है, लोग पहले गलत चीज़ बोल देंगे फिर बोलेंगे सॉरी, वो चीज़ तो हो गई। जैसे और UPSC वाले बहुत मतलब स्मार्ट वे में इंटरव्यू लेते हैं। ऑब्वियसली वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, एक IAS ऑफिसर है, जैसे उनका इंटरव्यू लेने का तरीका ये, आपसे वो नेगेटिव बात करेंगे। लाइक हमारे साथ एक कैंडिडेट गए, उनसे उन्होंने नेगेटिव बात स्टार्ट की कि इंडिया में तो कुछ अच्छा नहीं है, सब बेकार है। ये हमें हम लाते चले गए कि हाँ सर ये बेकार है, सब बेकार है, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने जब पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया आधे घंटे बाद, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या तुम इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचते हो?
तब इस कैंडिडेट को समझ में आया मैंने क्या कर दिया, अब उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको इन चीज़ें समझना है, ये चीज़ें होती हैं। 70% लोग जो पेपर 2 क्लियर करके पेपर 1 क्लियर करके पहुँचते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ये भी रियलिटी, ये हमको मॉक इंटरव्यू में दिख जाता है क्लियरली और वहाँ भी दिखता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल्स बहुत, मैंने देखा है कि बहुत लोग की लिसनिंग स्किल्स नहीं होते। सी यू नीड टू बी वेरी पेशेंट एंड वेरी काम। अब वो आप कैसे भी कीजिए, आप योगा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप बैकअप रखिए, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल अगेन। हमारे साथ हमारे एक दोस्त मतलब मुझे वो मॉक में मिले थे, वो यूपी के हैं, वो इंटरव्यू देने का यूपीएससी का, उनका इंटरव्यू हिंदी में हुआ है और हिंदी में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप एक विलेज में हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो गया और जिसमें आपका एक जवान घायल हो गया, आप क्या करेंगे। ठीक है, जितनी मेरी एजुकेशन है, मेरी पढ़ाई लिखाई है, मेरे को इसके हिसाब से लगता है कि इसका मतलब ये है कि वो पूछे ना जवान का क्या करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा सर हम बैकअप बुला लेंगे, हम गांव को घेर लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, चुप हो गए। उन्होंने बोला अच्छा वो जवान घायल है उसका क्या करेंगे। उन्होंने बोला सर मैं फर्स्ट एड दे देंगे। कह रहा और कुछ नहीं करेंगे। कह रहा सर नहीं। सी ये मैंने मॉक में भी देखा है, ये एसएसबी में भी देखा है, ये हर जगह है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ चीज़। सी देयर आर 2 थिंग्स, वन इज इंजर्ड, वन इज क्रिटिकली इंजर्ड। क्रिटिकल का क्या मतलब है, क्रिटिकल का मतलब है वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते। अब कल मैंने जिन कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, वो कह रहे फर्स्ट एड दे देंगे। मैंने कहा और कुछ नहीं करेंगे। कह रहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाएंगे। मैंने जबकि क्लियरली बोला था क्रिटिकली इंजर्ड है। तो अंडरस्टैंडिंग इशू, ये मैं बताता हूँ, मेरा इंटरव्यू पिछले था 16 नवंबर को था, 17 नवंबर को इनका इंटरव्यू था। इन्होंने अगले दिन सुबह आके मेरे को कॉल पे बताया कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू हुआ। मेरे को उस वक्त समझ में आ गया था कि अगर यूपीएससी का कोई स्टैंडर्ड है तो इनका तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। कैसे हो जाएगा, ऑब्वियसली मैंने उनको नहीं बताया। मैंने उनको ये कहा कि ठीक है ऑल दी बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। बट पता था वहाँ पे होगा ही नहीं। अब जब ऐसे आप आंसर दे दोगे, हमको आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे, आप आंसर क्या दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे कल हुआ था, एक परसों हुआ था, एक कैंडिडेट थे, हमने उनसे पूछा सीएसएफ का मोटो क्या है। उन्होंने उनका विजन बोलना स्टार्ट कर दिया, टू सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। हमको इंटरप्ट करना पड़ा कि मोटो बताओ। तो सी ये दिक्कतें हैं, आपको मतलब बेसिक आना चाहिए। मैं बताता हूँ, ये जगताप सर के मतलब क्लासेस में ही हुआ था हमारा जो मॉक इंटरव्यू था। सर ने पूछा पायरेसी क्या है। अब ये जो पायरेसी की बात हो रही थी, ये हो रही थी जो ओशन में होती है, राइट, पायरेट्स होते हैं। इनको लगा पायरेसी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की होती है, ये वो बताने लग गए। अब इतना ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ आपको नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इश्यूज रहते हैं, तो ये क्वालिटीज़ आपको चाहिए। उसके बाद फिटनेस, फीमेल कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा रिजेक्शन रेशियो रहता है फिजिकल में। इसी मैं बता सकता हूँ ये चीज़। 800 मीटर भागने का मेरा जो टाइम था वो 5 मिनट था और इनको चाहिए 3 मिनट 45 सेकेंड, और वो इतनी सी होल पाता नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा तो स्टेमिना ऑब्वियसली बिल्डअप हो जाएगा। तो मैंने 10 किलोमीटर भागना स्टार्ट किया। ये बात है 3 साल पहले की। तो मेरा जो टाइम है वो 5 मिनट का, वो 2 मिनट 45 सेकंड पे आ गया, जबकि हमको चाहिए 3:45 ही है। तो सी आपको ये चीज़ें पहले से ध्यान रखनी पड़ेंगी। उस वक्त स्टेमिना बिल्डअप नहीं हो पाता, वो बहुत कम टाइम होता है और बहुत सारे लोग बिल्डअप नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके बाद एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ ही सब बता देंगे पढ़ाई के बारे में, और वो बुक्स जो है वो सब कॉमन है। बट सी एक चीज़ है कि यू कैन नॉट स्टडी इन वैक्यूम। लोगों को ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे वैक्यूम में। मतलब एक तरह से सी एक तो ऐसा होता है कि मैं बताता हूँ, जैसे मैंने 2019 में एग्जाम दिया था CAPF का। तो मेरे साथ मेरे 25 टोटल 25 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दिया था। मेरा एक का ही क्लियर हुआ था एग्जाम ही। ठीक है, तो 24 का और नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली मेरे साथ बहुत सारे मेरे कॉलेज वाले हैं, दोस्त हैं, सीनियर है, जूनियर है, जिन्होंने प्रिपरेशन की है। आज तक हम 2 लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और हम 2 ही लोग हैं जो इंटर तक पहुंचे हैं। हम 2 ही लोग हैं जिनका अब तक एग्जाम क्लियर हुआ है, और किसी का एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। कम से कम 500 लोग दे चुके होंगे। ठीक है, उसके देखो इसके मैं रीज़न बताया। तो मेरे से इंटेलिजेंट लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सी सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, सी आपको पता है कि कंपटीशन ऐसा है लेकिन इतना नहीं है। आप देखोगे जैसे वो लोग बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, जो कि IAS बनना मुश्किल है, फॉर एग्जांपल IAS तक भी, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने हुआ बना रखा है। ठीक है, सी यू नीड 100% फोकस। आपको 100% फोकस चाहिए अपने एग्जाम के ऊपर, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 2 साल के लिए, जितना टाइम लगेगा। लोग वो 100% फोकस नहीं कर पाते। उसके अलग अलग इशू होते हैं। किसी की हेल्थ के साथ कोई इशू हो रहा है, किसी की फैमिली में कोई इशू हो रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी के रिलेशनशिप में कोई इशू हो रहा है। अब मान लो कोई बंदा है वो रोज अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। वो होगा ही नहीं, वो चीज़ वो मतलब वो तैयारी करना ही वो टाइम वेस्ट है, सिलेक्शन होगा ही नहीं ऐसे। आपको पहले ये सारी चीज़ें तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये सारे इशू सॉर्ट आउट करने हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप ऐसी स्टेज पे होने चाहिए कि आप 100% फोकस करते हैं। कोई भी अगर हेल्थ इशू है, फैमिली इशू है, जैसे मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे साथ ऐसा है, मैं जल्दी मतलब जैसे मैं घर पे बैठूँ बहुत दिन से तो मैं बोर हो जाऊँगा। इसलिए मैंने पहले मुझे पता था मैं बोर हो जाऊँगा, मैं घर बैठ के तैयारी नहीं कर पाऊँगा।
इसलिए मैंने एमटेक में एडमिशन लिया। तो आपको सारे के सारे जो आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज आपको थोड़े से सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते। लोगों को लगता है वो सब कुछ कर लेंगे, वो दोस्ती भी कर लेंगे, वो मस्ती भी कर लेंगे, वो गर्लफ्रेंड भी बना लेंगे, जो रियलिटी है, और वो साथ में भाई यूपीएससी क्लियर करके ऑफिसर ही बन जाएंगे। देखो इतना अच्छा होता है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। लगता है इजी, इट इज़ नॉट ईजी। क्योंकि सी एक तो ये 1 या 2 दिन की चीज़ नहीं है, इसमें सालों साल लग जाएंगे। अगर आपने आप लगा लो 1.5 साल की तो तैयारी हो गई और 1.5 साल का रिजल्ट हो गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ तो 3 साल, ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट लग गए तो 4 साल। तो इतना इजी वो है नहीं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सी आपको थोड़ा सा, मतलब मैं बताऊँ, फैमिली, पेरेंट्स, मेरे देखो हर आदमी की एक वो होती है, लाइक मेरा ये मानना है कि करियर सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा से। देखो करियर अच्छा होगा तो सोसाइटी इज्जत करेगी, है ना, तभी पेरेंट्स इज्जत करेंगे, तभी कोई भी तुम्हारे दोस्त हैं, चाहे अपोजिट जेंडर है कोई भी है, तो ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अगर करियर अच्छा नहीं होगा तो इन चीज़ों का कोई फायदा एक्चुअली में है नहीं, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए मेरे लिए ऐसा था कि सबसे पहले एग्जाम है, ठीक है, सबसे पहले कैसे भी सिलेक्ट होना है, उसके बाद तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, जो मैंने ऑब्जर्व किया। सी मेरा एडमिशन नहीं हुआ था आईआईटी में इवन आफ्टर मतलब 12th क्लास, जबकि वहाँ 10,000 सीट है, मतलब 15,000 थी उस टाइम पे तो, और जबकि मैंने कोचिंग भी ली थी और 2 साल तैयारी की थी, तो उसके बाद भी आईआईटी में कुछ नहीं हुआ और INIT में भी नहीं हुआ, और मतलब ऐसी कॉलेज से मैंने बीटेक की। अगर आप मेरा रिजल्ट देखोगे आज की डेट में कैट के एग्जाम का, और कैट में मेरी 98% है, मेरा IIM अहमदाबाद में एडमिशन हुआ, IIM शिलांग में हुआ, ठीक है, CAPF के साथ, और CAPF में रैंक आया जो कि जनरल कैटेगरी है। तो अब मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा 12th में क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि 12th क्लास में ज़्यादा कंपटीशन होता है, बिकॉज उस वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं होती कोई। जब हम 12th में थे कोई सोशल मीडिया नहीं था, इतनी फ्रीडम नहीं थी, ठीक है, और लोग पढ़ाई में ज़्यादा लगते थे, पेरेंट्स ध्यान रखते थे, लोग घर पे रहते थे। अब ग्रेजुएशन के बाद फिर फर्क क्या हो जाता है, तो कंपटीशन कम हो जाता है। तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, अगर ऑनेस्टली आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन है नहीं इतना जितना दिखता है कि 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इन इशूज़ से बाहर होते हैं। जनरली लोग क्या होंगे, वो इस चीज़ में लगे रहेंगे। अब कुछ लोगों को लग भी जाएगा ऐसा कि ठीक है मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, चेन स्मोकर बन चुके हैं, है ऐसा, राइट। करोल बाग में मैं गया था भाई, सुबह सुबह 9 बजे लोग ठेके पे लगे हुए हैं शराब खरीदने के लिए, ये रियलिटी है। तो अब ऐसे सी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी आउट ऑफ रेस है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों में आ गए तो वो ऑलरेडी आउट ऑफ रेस हो गए, फिर वो कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसलिए 12th से बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन है, ये मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है। और अगेन वही चीज़, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं आगे के बारे में। आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे, मुझे मिलेंगे, कि हम IAS बन जाएंगे तो ये करेंगे, आर्मी में चले जाएंगे तो ये करेंगे, उनका अभी एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है और वो सोचते हैं सब है। सी आप थोड़ा सा नेगेटिव कंपनी को अवॉइड कीजिए। मेरा ऐसा भी है, मैं थोड़ा सा ऐसा आदमी हूँ। कोई भी मुझे लगता है कोई भी लड़का है लड़की है बहुत नेगेटिव है, तो मैं उस मतलब मैं ऐसे आदमी से दोस्ती नहीं करता, सिंपल। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े से पॉजिटिव रहें। लाइक सी मैनी पीपल विल से कि आर्मी बेटर है CAPF से। अब मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं कि आर्मी को ज़्यादा मिलता है। बात ये है कि वो कहते हैं आर्मी को ज़्यादा मिलता है, मुझे लगता है आर्मी को तो और ज़्यादा मिलना चाहिए। आप देखेंगे अगर CAPF में ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, CAPF में ऑफिसर लेवल पे कोई कैजुअलिटी नहीं है। आप CSF में देखिए, ITBP में देखिए, SSB में देखिए, 0 कैजुअलिटी है। BSF और CRPF में भी रेयरली कैजुअलिटी होती है, ठीक है। एक आर्मी ऑफिसर की मेरे से सैलरी मैक्सिमम 15-20 हज़ार ज़्यादा होगी। 15-20 हज़ार के लिए लाइफ में इतना रिस्क। एयरफोर्स के ऑफिसर की आप देखेंगे, अगर पायलट है तो रोज़ हर हफ्ते प्लेन क्रैश हो जाते हैं, तो वहाँ पे रिस्क भी तो कितना है, ये कोई नहीं देखता। अभी आप देखिए जो कर्नल रैंक के ऑफिसर थे 46 रेजिमेंट असम राइफल्स के, उनके साथ क्या हुआ। लोग कहते हैं आर्मी को पेंशन है, अरे तुम पेंशन तक पहुँचोगे तो पहले, है ना। मतलब मेरा मतलब ये उनका जितना रिस्क है, मैं ऑनेस्टली मानता हूँ एक एयरफोर्स के ऑफिसर को महीने की सैलरी 50 लाख मिलनी चाहिए, जो कि 20,000 रुपये दे रहे हैं हमसे ज़्यादा। एक IAS से कितनी सैलरी ज़्यादा होगी एयरफोर्स ऑफिसर की? 50,000, जो कि कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ के रिस्क के लिए। अगर हम यंग है, अभी शादी नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कल को आपकी मैरिड हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तब आपको कुछ हो गया, तो मैं ऑनेस्टली मानता हूँ जो लोग कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के हैं, आर्मी वाले या एयरफोर्स वाले, उनको तो 50 लाख सैलरी मिलनी चाहिए महीने की, ठीक है, बजाय कि इसके। कमिंग टू CSC, लोग कहेंगे आपको बहुत सारे कि CSC बेटर है, तो भाई CSC का एग्जाम भी ज़्यादा मुश्किल है। देखो अगर आपको लगता है CSC ज़्यादा बेटर है, आप CSC क्वालिफाई कर लो। तो इन चीज़ों से मतलब दूर रहो, ये चीज़ें फालतू की बातें, इससे कुछ होता है नहीं है। मतलब CAPF वालों को जितना मिलता है वो जस्टिफाइड है, एज पर एग्जाम, एज पर रिस्क। हाँ, मैं जवानों के लिए जरूर सपोर्ट करता हूँ, ऐसा है बिल्कुल कि जवानों में कैजुअलिटी ज़्यादा होती है आर्मी से CAPF में, तो जवानों को ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ऑफिसर लेवल पर तो कोई रिस्क ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब लोग इन्हीं चीज़ों में रह जाते हैं। मैं बताता हूँ जैसे मेरे साथ क्या हुआ। आई वॉज वेरी सीरियस विद SSB कि SSB दो, आर्मी में जाओ, ये करो वो करो।
जब तक मेरा लास्ट अटेम्प्ट नहीं था मैं तो अपने CAPF को लेकर सीरियस ही नहीं हुआ। ये भी होता है बहुत लोग ज़्यादा, आप देखोगे CAPF में जनरली सिलेक्शन लास्ट अटेम्प्ट में होता है, क्योंकि जब 20-21 साल के लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे हम तो SSB देंगे, ठीक है SSB देते रहेंगे, 25 साल की जब एज हो जाएगी तब वो CAPF को लेकर सीरियसली होंगे, तब लास्ट अटेम्प्ट बचता है, जिसका हो जाता है फिर वो रह जाते हैं। और जनरल में तो ये होता है क्योंकि जनरल में 25 इज दी एज, ठीक है। तो ये गलती आप मत करो। सी ऑब्वियसली आप CAPF क्वालिफाई कर लो, फिर कर लो इसकी तैयारी, क्या प्रॉब्लम है, फिर आप चले जाओ आर्मी के SSB देते रहो। और SSB 5 दिन का होता है ऐसा तो है नहीं, और SSB में आपको पता है इतनी तैयारी भी नहीं चाहिए कोई, यू कैन इजीली मैनेज विद CAPF प्रिपरेशन, बट यस यू हैव टू कीप बैकअप। ओके, सो यही है कि आप लाइटली मत लें। मतलब सी मैं और बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात फिर से हो। मतलब यहाँ पे हम इंटरव्यू में जैसे गए थे, मैं इंटरव्यू में गया था, तो बहुत सारे लोग, जैसे आपको पता है, देखिए आप पुलिस में जा रहे हैं, आप आर्मी में जा रहे हैं, या आप IPS में जा रहे हैं, या पैरामिलिट्री फोर्स में जा रहे हैं, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्विसेज में रूल्स क्लियर हैं जेंट्स के लिए कि उन्हें क्लीन शेव ही रखना है, ये आपको पता है क्लियरली, ठीक है। बाल आपको छोटे रखने, क्लीन शेव रखना है, ये ऑब्वियस है, यूनिफॉर्म सर्विस का ये रूल है। सिर्फ सिख कैंडिडेट्स को इसमें रिलैक्सेशन है और किसी को नहीं है। उसके बाद भी लोग UPSC का इंटरव्यू देने आए ऐसे दाढ़ी रख के, उसके बाद भी लोग वैसे कपड़े पहन के आए हैं और फॉर्मल टाइप कपड़े नहीं पहन के आए, ठीक है। तो सी स्नीकर्स पहन के आ गए वहाँ पे, तो ऐसे ही चलेगा। सी ठीक है, IAS के लेवल के आप कह सकते हो कि आप सोच सकते हो ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि IAS का लेवल नहीं है, मतलब IAS से एक रैंक नीचे है फॉर एग्जाम्पल, मैं समझ रहे हो, किसी UPSC का मेन एग्जाम इज IAS। आप ये नहीं कह सकते कि IAS नहीं है तो हम कुछ भी बन के चले जाता हूँ, ऑब्वियसली आप इतना उसको वो नहीं ले सकते। तो ऐसे ऐसे लोग भी थे। सी हमारा काम आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अब मेरा काम किसी को इम्प्रेस करना नहीं है, किसी टीचर को, किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को, मेरा काम में था ऑफिसर बनना। तो उसके लिए मुझे जैसी पर्सनैलिटी चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि आप लोग मुझे 100 लोग अप्रूव करोगे कि नहीं, मुझे ये चाहिए कि UPSC वाले जिस दिन मैं इंटरव्यू में जाऊँ वो मुझे अप्रूव करें, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ लोग नहीं करते। लोग सोचते हैं जैसे यहाँ मैं अच्छा लगता हूँ वैसे ही मैं UPSC के इंटरव्यू में चले जाता हूँ, तो वो चीज़ें मत करिए, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड, सी सबसे पहले आपको समझना होगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। स्टडीज़ एक एस्पेक्ट है सिर्फ, उसके बाद और भी चीज़ चाहिए। लाइक कुछ चीज़ें जैसे होंगे, फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे, तो सिली मिस्टेक्स होती ही होती हैं वो स्ट्रेस में, क्योंकि बंदा ऑब्वियसली प्रेशर में होता है। 2-3 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे, वो तो फॉर श्योर है। तो अब बहुत बार क्या होता है, वहाँ पे लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कभी कभी वो लिख देते हैं इनकरेक्ट, और जल्दबाजी में बंदा पढ़ता नहीं है, वो इनकरेक्ट है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेरे गलत हुआ है, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो गए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ क्या गलतियाँ कर सकते हैं क्लियरली। जब मॉक दीजिए बहुत सारे आपको ये चीज़ मतलब पता लग जाएगी। किसी आपको पता होना चाहिए, अगर आप गेस भी लेंगे तो आपका गेस कितना एक्यूरेट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हिंदी में लिख लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मतलब उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। और कंटेंट आपके पास होना चाहिए एंड हाउ टू प्रेजेंट इट, ठीक है। और देखिए GS लोगों में नहीं होती, जैसे मैं अभी भी ऐसे चेक करता हूँ। सी हम 10th क्लास में जैसे मैंने बताया था ऐसे लिखते थे, वो बड़ा सिंपल सा होता था, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके ये कॉजें, इसके सोल्यूशन है, खत्म। उसमें बात ही नहीं करेंगे UNFCCC की, या क्योतो प्रोटोकॉल की, मॉन्ट्रियल की, या फिर यू कैन से SDGs की, या किसी भी चीज़ की, राइट। ये UPSC का एग्जाम में टॉपिक वैसे ही रहेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। ऐसे लगना चाहिए एक मैच्योर बंदे ने लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप होलिस्टिकली सोचें फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। वो चीज़ नहीं होती लोगों में। लोग क्या करेंगे, जैसे फार्मूला हाउस पे आ गया, 99% कैंडिडेट ऐसे हैं तो पूरा पॉजिटिव लिख के आएंगे, पूरे नेगेटिव लिख के आएंगे, कोई बैलेंस में नहीं लिखेगा। कि ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी है, अगर किसानों को नहीं चाहिए अभी लॉ तो ठीक है, मे बी शायद वो सही टाइम नहीं है अभी लॉ के लिए, तो हम इसे रिपील कर लेते हैं, खत्म। लेकिन 99% कैंडिडेट या तो पूरा पॉजिटिव लिख देंगे या पूरा नेगेटिव लिख देंगे। तो होलिस्टिकली आप लिखिए। वैसे जैसे मैंने बताया फिजिकल का आप देख लीजिए, लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेट है। 10 लोग लॉन्ग जंप करते हैं तो 6 बार हो जाते हैं, 7 बार हो जाते हैं उसी में। सिमिलरली 800 मीटर में और 100 मीटर में ये है ना कि आप औरों के साथ भाग रहे हैं, तो आपको टाइम का आइडिया रहता है। आप 800 मीटर में 10 लोगों के साथ भाग रहे हो, आपका आइडिया रहेगा 9 लोग वहाँ मैं आऊँ, ठीक है, तो यू विल रन फास्टर। लॉन्ग जंप अकेले करनी होती है, उसमें आइडिया नहीं होता, और जब आप दूर से भाग के जाते हैं वहाँ पे दिखता नहीं लाइन कहाँ पे है, और वहाँ 2 लाइन होती हैं, अगर आपने एक भी लाइन टच कर दी वो फाउल कर देंगे सीधा, और वो बाहर निकाल देंगे, और फिर मतलब वो बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे साथ ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स बाहर हुए थे जिनके 160 मार्क्स थे पेपर 1 में। इन चीज़ों का आपको पहले ध्यान रखना है। तो मैंने कहा ना प्लानिंग, जैसे लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा चोट भी लगती है, जब आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करेंगे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इंजर्ड होने के। तो मैंने जान के क्या किया था, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस पहले की थी, फिर फिजिकल से 1 महीने पहले से बंद कर दिया था। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में, अगर आप चाहे कितना कोई बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है,
अगर उसे मैच के पहले इंजरी हो गई, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो सिमिलरली लोग क्या कर रहे हैं, अब लोगों ने किया है ऐसा, कल फिजिकल है, आज लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज चोट लग गई और कल फिर वो इलेक्शन मांगने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी डेट एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 दिन में आपकी हील हो जाए इंजरी। और अगर आपका लास्ट बैच आ गया बाई चांस, जैसे हमारा लास्ट बैच 29 दिसंबर का था, उसके बाद एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा, उस दिन आने आने आपको, चाहे इंजरी हो जाए कुछ भी हो जाए। सो इन चीज़ों का ध्यान देखिए, आपको ही रखना है और कोई नहीं रख पाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया इंटरव्यू के लिए डिसीजन मेकिंग, बैलेंस ओपिनियन होना चाहिए, जो मैंने बता दिया कैसे होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ 4-5 लोग बैठे हैं, बात कर लेंगे या नहीं क्लियरली, क्योंकि 3 महीने में आप वो चीज़ नहीं सीख सकते। चलो मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है। सी इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगता है, इंप्रूव करने में टाइम लगता है। मैं बोलता हूँ लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ो, लोग 1 महीने न्यूज़पेपर पढ़ के आ जाते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। कम से कम 1 साल लगेगा लैंग्वेज इंप्रूव करने में, कम से कम 1 साल। मैंने किया इसलिए मुझे पता है, मैं बीटेक सेकंड से पढ़ता था हिंदू न्यूज़पेपर, मैंने कैट के लिए कहा था मेनली, तो 1 साल लग जाता, मतलब 1 साल के बाद तो आपको पता लगेगा कि कुछ चेंज हुआ है। 1 साल तक तो रियलाइज ही नहीं होगा कुछ हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, ये मेरा मतलब है। लोग सोचते हैं कि 3 महीने में इंटरव्यू में 3 महीने में इंग्लिश सीख लेता हूँ, नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वैसे मेडिकल फिटनेस में हाइट का आप लोग देख लीजिए, बहुत लोग कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं वो हाइट में बाहर हो जाते हैं, खासकर जेंट्स में ये चीज़ देखने को मिली थी। हाइट का आप लोग पहले ही देख लीजिए, वो हाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। सी वेट का क्या है ना, वो एकेडमी में जाके कम हो जाएगा, हाइट कभी कम नहीं होगी, मतलब ज़्यादा भी नहीं होगी, तो हाइट में वो आप सीधा बाहर हो जाओगे। ठीक है, नॉकनीज, मेरे को नॉकनीज वाला इशू था फॉर एग्जांपल, तो मैं रनिंग बहुत ज़्यादा करता था तो वो ठीक हो गया, तो ये आप कर सकते हैं। और सी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सी अगर आप एग्जाम में जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, लाइक मैं इंटरव्यू में जा रहा था तो मेरे कम से कम 5,000 पेज के नोट्स बन गए थे, मैं पढ़ ही नहीं पाया उनको, वो सारे के सारे ऐसे कैसे ही रह गए, वो लास्ट में ऐसा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ एक दिक्कत क्या है, व्हाट कैंडिडेट्स थिंक इज कि हमको रेडीमेड आंसर मिल जाए किसी चीज़ का। पेपर 2 का भी लोग सोचते हैं कि हम ये आंसर लिख दें, इंटरव्यू के लिए सोचते हैं कि हमसे ये सिचुएशन पूछेंगे और ये हम ये आंसर दे देंगे। द रियल इशू इज़ कि तुम्हें रेडीमेड, मतलब यूपीएससी के टॉपिक भी ऐसे आते हैं ना लिखने के लिए, वो मतलब कितना तैयारी करके चले जाओ, वहाँ पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा। सेम इज फॉर इंटरव्यू, वो 90% क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो बंदे ने सोचे भी नहीं होंगे पूछेंगे, 80% 90% क्वेश्चन वैसे पूछेंगे, 10% सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सी सो वन शुड हैव एबिलिटी टू मेक करेक्ट गेस, अगर आप गेस भी लगाओ तो ठीक हो, ये एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लाइक पेपर 2 में भी थोड़ा सा हम गेस वर्क यूज़ करते हैं, इंटरव्यू में भी यूज़ करते हैं। लाइक इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, मैं से क्वेश्चन पूछा था, मेरा बर्थ प्लेस हरियाणा का है, तो कि हरियाणा के इतने सारे लोग क्यों जाते हैं आर्मी में, अब मैं कौन सा ये चीज़ तैयार करके लेके गया था। मैंने बोला सर अकॉर्डिंग टू मी शायद ऐसे इसलिए होता है बिकॉज हरियाणा में सबकी फैमिली में कोई ना कोई है, वो मोटिवेट करते हैं उन्हें। उन्होंने कहा आपको नहीं लगता और कोई रीज़न है, मैं कहा मुझे लगता है मेन रीज़न यही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपने सोचे भी नहीं होंगे, वैसे ऐसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, CAPF आर्मी में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तो आप मतलब वो चीज़ें नहीं सोचेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा आपको मतलब माइंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि CAPF का एग्जाम कैसे इवॉल्व हुआ है, लोग ये नहीं समझ पाते। लाइक मेरे 17 में सिलेक्शन क्यों नहीं आता, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। मैंने 4 साल तैयारी की थी, उसका एक्चुअल रीज़न ये है इन्होंने 17 में पैटर्न ही चेंज कर दिया था क्वेश्चंस का। आप पेपर देख लीजिए, 14, 15, 16 का पेपर वॉज टू ईजी, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। लाइक मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आता था, इन्होंने कैसे क्वेश्चंस दिए थे पहले, मैंने उसके आपसे प्रिपेयर किया था कि ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये नेशनल पार्क है, इनकी क्या लोकेशन है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और मैंने 17 में जब एग्जाम दिया, क्वेश्चन आया काजीरंगा पार्क के बारे में 4 स्टेटमेंट है, कौन सी करेक्ट है। अब इतना तो मैंने टीम में पढ़ा ही नहीं था। तो ये दिक्कत भी होती है अगर आप पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। अगर पैटर्न एकदम से चेंज कर दिया तो वो दिक्कत हो जाती है। मेरे को मैंने 25 क्वेश्चन पहले देखे थे, मेरे को उसमें लग गया था, अब नहीं होगा। ठीक है, और पहले जो क्वेश्चन थे CAPF के आप देख सकते हैं, दे आर वेरी लेस कंफ्यूजिंग। CAPF में पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, वो पूछेंगे कि भारत रत्न किसको मिला है, 4 में से एक ही ऑप्शन ऐसा होगा कि जिसको भारत रत्न मिला होता था, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप क्वेश्चन ऐसे आते हैं चारों को मिला है, वो पूछेंगे इस साल किसको मिला है। वैसे पहले क्या होता था, पहले वो पूछेंगे नोबेल प्राइज किसको मिला है सर, सपोज फिजिक्स में 4 ऑप्शन देंगे, आपको पता होगा आपने न्यूज़ पढ़ी, उसमें से एक के नाम आपको लग रहा है कि उसमें पढ़ा था मैंने, 3 तो ऐसे लिखे होंगे, तो आपको इजीली पता लग जाएगा। अब वो क्या करते हैं, वो पूछेंगे फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला, चारों को मिला हुआ इसी साल, किसी को केमिस्ट्री को, किसी को लिटरेचर में, आपको पता ही लगेगा। अब आपको मतलब याद होना चाहिए कि एटलीस्ट में से फिजिक्स वाला कौन था। सिमिलरली इन्होंने और क्या चेंज किया क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा 2019 में किसको कोई अवार्ड मिला है, फॉर एग्जाम्पल मैन बुक का प्राइज मिला है, वहाँ पे 20 का भी लिखा हुआ है, 18 का भी लिखा हुआ है, 17 का भी लिखा हुआ है, मिला चारों को है, ईयर पे अब क्वेश्चन आ चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्वेश्चन था वेरी डायरेक्ट इन CAPF। एक इन्होंने ये चीज़ चेंज कर दिया है। ठीक है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। लाइक जो मैंने देखा है आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स के साथ भी, साइंस वाले के साथ भी, आपको पता होगा UPSC में हिस्ट्री इज़ वेरी अनरिलायबल।
खासकर प्री में और मतलब ऐसे CAPF जैसे एग्जाम्स में, जो मतलब CDS में हिस्ट्री की आपने 4 किताब की हिस्ट्री में ना, वी कैन नॉट डिड्यूस एनीथिंग। सपोज अकबर के बारे में आपने 10 चीज़ पढ़ी है, वो 11वीं पूछ ली, कुछ भी नहीं होगा। साइंस में ऐसा है, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि कंक्लूजन की इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो दी सब्जेक्ट्स आर मोर रिलायबल, जैसे कि साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी मुझसे कुछ दिन पहले कैंडिडेट ने पूछा, उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़े ही नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल है और डायरेक्ट आते हैं, उन्होंने हिस्ट्री की 10 किताब पढ़ डाली, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आपको उस चीज़ को देखना है ना, जो चीज़ ज़्यादा रिलायबल है आप उस पर ज़्यादा पढ़िए। साइंस आपको पता है बहुत डायरेक्ट आती है, थोड़ी सी अप्लाइड भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट साइंस में आप कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर पढ़िए NCERTs, ठीक है। सेम इज फॉर मैथ, सेम इज फॉर रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी। देन अगेन रिपोर्ट और ग्रामर बहुत अनरिलायबल है पेपर 2 में। पेपर 2 में सबको पता है जनरली लोग इसी बेस पे पेपर 2 क्लियर करते हैं। सी ग्रामर में कैसा ना, जैसे मैंने बताया मेरी इंग्लिश अच्छी खासी है, लेकिन अब क्या है ना, वहाँ पे उसने 5 को भी वर्ड पूछ लिए और उसको बोलते हैं वो मीनिंग 6 सेंटेंस में यूज़ करके बताओ, ऐसा कुछ होता है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है 5 में से 3 वर्ड ऐसे आगे उसका मतलब ही नहीं पता, या पता है एग्जैक्ट नहीं पता, उस वक्त याद नहीं आ रहा। वैसे कभी कभी प्रीसी बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, शायद 17 या 18 में से आप एक में देखना प्रीसी बहुत ज़्यादा टफ आया, कल्चर पे क्या लिखा समझ ही नहीं आ रहा। वैसे ही रिपोर्ट में आता है। रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, रिपोर्ट होती है, आपको पढ़ाया होगा, इट इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट। लाइक कोई इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी जाती है। जब मतलब गलवान क्लैश आ गया, अब आपको लिखना पड़ेगा गलवान क्लैश किस दिन हुए, कहाँ हुए, उसमें हुआ क्या, दैट इज रिपोर्ट। तो कभी कभी हमने वो इंसिडेंट ही नहीं पढ़ा, उसके ऊपर रिपोर्ट आ गई। तो रिपोर्ट और ग्रामर का सेक्शन ऐसा है विच इज़ वेरी वेरी अनरिलायबल पेपर 2, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। आपको पता है कि आपको ऐसे अच्छा लिखना है, आपको आर्गूमेंट अच्छे लिखने हैं, दैट इज द रिलायबल पोर्शन। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना है, राइट। ग्रामर इज लाइक उसका कुछ नहीं पता, वो एक्टिव पैसिव कितनी अच्छी आती है, मेरे को बहुत अच्छी आती है, लेकिन UPSC है, वो उनके अलग लेवल के होते हैं, ठीक है, वो बहुत बार नहीं हो पाते वहाँ पे हमसे, ठीक है। और सी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े फेलियर्स से सीखें अपने से। एक ये भी फ़र्क मैंने देखा है, जो लोग सक्सेसफुल हो गए, जो नहीं हो पाई इन एग्जाम्स में, कुछ लोगों ने अपने फेलियर से सीखा। उनको देखा एक बार पेपर 2 में नंबर कम आया है, उन्होंने अगली बार देखा क्यों कम आया है, या किसी से बात की, या किसी जिसने पहले एग्जाम क्वालिफाई किया उससे पूछा, उन्होंने उसे इंप्रूव किया, वो सिलेक्ट हो गए। जो लोग फेल होते गए वो बार बार गलती करते गए। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे जब भी आपको लगे अभी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रही, आप यूट्यूब पे देखिए, क्योंकि देखिए आपको जो प्रॉब्लम आई है वो किसी ना किसी ऐसे आदमी को भी आई होगी जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की थी। मैंने उठाई बिपिन चंद्रा की बुक, ठीक है, 20 पेज पढ़े, 40 पेज के नोट्स बन गए। फिर मुझे लगे इसमें तो कुछ पंगा है, ये तो ऐसे तो होगा नहीं। फिर मैंने उस वक्त रोमन सैनी सर की वीडियो देखी, मैंने ये चीज़ गूगल की, ठीक है, यूट्यूब पर डाली। रोमन सैनी सर की वीडियो में उन्होंने बताया कि नोट्स कैसे बनाने हैं। उन्होंने बस इतना बताया कि कोई भी बुक आप 4 बार पढ़ लो, 90% आपको याद हो जाएगा, 10% जो याद नहीं है वो नोट्स में आएगा। फिर मैंने वो चीज़ अप्लाई की। तो सी जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ऐसा नहीं वो दूसरे को नहीं, वो दूसरे को भी हुई होगी, उसने कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला होगा। वैसे पुअर इंग्लिश है तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके आर्टिकल्स होते हैं एडिटोरियल। स्टेमिना का मैंने आपको बता दिया, वो आपको अगर बिल्डअप करना है तो आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे मैंने और बहुत सारे टॉपर्स को देखा, उनके सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। पहले मेरे साथ ये भी होता था, सारी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ओल्ड NCERT पढ़ लेता हूँ, न्यू भी पढ़ लेता हूँ, और इग्नॉई पढ़ लेते हैं, एनवायरमेंट पढ़ लेते हैं, चाहे एनवायरमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतनी मोटी वन की किताब पढ़ लेते हैं। सी ऐसे नहीं हो पाएगा। सी यू कैन नॉट कवर एंड रीड एवरीथिंग, ये ऑब्वियस है। तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते बिल्कुल, राइट। कुछ चीज़ ऐसे मैंने बताता हूँ, मैंने CPF के अभी जो एग्जाम दिया था, मैंने उसमें एंशिएंट मेडाइवल नहीं पढ़ी थी, ना कोई उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ना मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, उसके 6-7 क्वेश्चन लाइन में आए थे, वो मैंने छोड़े थे, और एनवायरमेंट नहीं पढ़ी थी, क्योंकि CPF के 17 के पेपर में शायद 2 क्वेश्चन आए एनवायरमेंट से, उसके बाद नेग्लिजिबल क्वेश्चन आए एनवायरमेंट से, उसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम है, ठीक है। और जैसे मेरा दोस्त है, मैंने आपको बताया मेरे 90 मार्क्स आए पेपर 1 में इन 2017 और 95 मार्क्स आए मेरे पेपर 1 में इन 2018। मेरा एक दोस्त है, उसकी 18 रैंक आई है ऑल इंडिया, 16 सॉरी 2018 में, मेरा बैचमेट है। मैंने उससे पूछा कि उसके मार्क्स है 123, पेपर 2 में 95, उसका सेकंड टाइम में सिलेक्शन हो गया 18 में। तो ऑब्वियसली मैंने उससे पूछा भाई तूने ऐसा क्या किया, मेरे साथ का बंदा है, उसने भी तो ऐसा कुछ किया होगा ना जो मैंने नहीं किया। तो मैंने देखा कि वो क्या करता था, उसने बताया वो गैस वर्क यूज़ करता था एलिमिनेशन से। वही चीज़ पहले सीख गया था कि अगर आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो और उसमें 4 ऑप्शन है और 2 आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। मैं ये चीज़ नहीं करता था, मैं क्या करता था, मेरे को 90 मार्क्स का 90 का करके आ गया तो 90 आएंगे। ये चीज़ मैंने फिर अपनी 19 अटेम्प्ट में इंप्रूव की, और मेरे मतलब मुझे 19 में भी 90 मार्क्स का पेपर ही आता था, लेकिन फिर मैंने गैस वर्क यूज़ किया और 130 आ गए।
तो 40 मार्क्स लगभग जो है गैस वर्क से आ गए। ठीक है, फिर बताता हूँ मेरे पेपर 2 में मैंने आपको बताया 2018 में 67 मार्क्स थे, इस बार 100 है आराम से, मतलब 98, 1-2 नंबर इधर हो सकते हैं, 100, 102 लाइक दैट। वो कैसे हो, मैंने उससे पूछा फिर से। मैं क्या करता था, मैं एसएसबी की तरह लिख के आता, जैसे हम एसएसबी में लेक्चर देते हैं उसकी तरह मैंने लिख दिया वहाँ पे ऐसे यूपीएससी में जाके कि बिल्कुल बेसिक बता दिया, बस खत्म। ठीक है, अब उसने मुझे बताया उसने कैसे लिखा था, उसके 98 मार्क्स थे पेपर 2 में। तो मैंने उससे पूछा कि उसने क्या लिखा था। उसने मुझे बताया कि आपको स्टैटिस्टिक्स लिखने हैं, आपको रिपोर्ट रिकमेंडेशन लिखने हैं, आपको उसको रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए, खासकर डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल राइट हो गए, एसडीजी हो गए, इनसे लिंक करना है। मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट की। सी तो अगर आप नहीं कर पा रहे, ऑब्वियस सी बात है, अगर सामने वाला कर गया तो कुछ तो ऐसा है ना जो उसने एक्स्ट्रा किया, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या है ऐसा। तो ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे आपको इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इससे बड़ा बेकार लिखता था पहले स्टार्टिंग में। लाइक ऐसा होता है ना, ऐसे लिखते हैं जब हम लाइक स्टार्ट करते हैं लिखना, ऐसा होता है कोई आइडिया कहीं आ रहा है कहीं भी लिख दिया, होता है ऐसा। ऐसे में उसने क्या बताया, एक फ्लो होना चाहिए। लाइक आप ऐसे लिख रहे हो, एक लाइन से दूसरे लाइन कनेक्टेड होनी चाहिए। जो पढ़ रहा है ना, जो रीड कर रहा है आपके ऐसे को, उसको फ्लो में दिखना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक कॉज लिखा है फिर एक सॉल्यूशन लिखा है, फिर कुछ और आपको कॉज याद आ गया आपने वो लिख दिया फिर सॉल्यूशन लिख दिया, फॉर एग्जांपल। तो ये चीज़ मैंने बहुत मुश्किल से जो है इंप्रूव की। मतलब मैंने इसके लिए बहुत सारे एसेस लिखे। इसके लिए स्टैटिस्टिक्स जरूरी नहीं, आप सीधा ऐसे लिखना शुरू कर दो कुछ भी किसी भी टॉपिक पे। डू नॉट वरी अबाउट स्टैटिस्टिक्स और आर्टिकल्स और रिपोर्ट रिकमेंडेशन और एक्ट, वो आप बाद में ऐड कर लोगे इजीली। आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो बेसिक। अभी आपको बेसिक ऐसे लिखना चाहिए वैसे तो, ठीक है, क्योंकि स्टैट्स तो देखो आप लेटेस्ट लिखोगे जो आप एग्जाम दोगे, ठीक है, वो बेटर रहेगा। तो आप ऐसे लिख लो ताकि वो एक कोहेरेंसी डेवलप हो जाए, एक कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए जब आपको कोई ऐसे पढ़े। तो मैं क्या करता था, मैं ऐसे लिखता था, और मेरे जो 3-4 ऐसे दोस्त हैं जो यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहे थे, मैं उनसे पढ़वाता था। क्योंकि यूपीएससी की जो तैयारी करेगा ना, सपोज मैंने 2 लाइन लिखी है, मैंने उन्हें कनेक्ट नहीं किया है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको आता है ऑलरेडी, वो कनेक्ट कर लेगा। लेकिन मैं अगर लेमन को पढ़ाऊंगा जिसने यूपीएससी की तैयारी भी नहीं की, वो 2 सेंटेंसेस वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वो मुझे बता देगा कि ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, मतलब वहाँ दिक्कत है, राइट। तो ये चीज़ है। और सही, और तो आपको थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटे छोटे जो आपको प्रॉब्लम आएंगी। जैसे मैंने बता दिया, अगर आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि एक मेरे साथ ऐसा था कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी और 20 दिन तक हिस्ट्री नहीं खत्म हुई है, मैं बोर हो गया। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसका ये तरीका है कि मतलब मुझे पता लग गया अपने बारे में कि मैं अगर एक सब्जेक्ट ज़्यादा दिन तक पढ़ूंगा मैं बोर हो जाऊँगा। फिर मैंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी कि अगर हिस्ट्री पढ़नी है 5 दिन में खत्म करनी है, क्योंकि मुझे पता है अगर वो एक के ऊपर गई फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा, ना हिस्ट्री कंप्लीट होगी, बीच में छूट जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। उसके बाद लाइक मैंने हिस्ट्री की किताब पढ़ी थी स्पेक्ट्रम 4-5 बार। जैसे मैंने बताया मैंने 3-4 साल तैयारी की। जब मैंने 19 अटैम्प्ट देना था, नहीं 18 अटैम्प्ट देना था, मुझे एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हिस्ट्री तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ के जाते हो हिस्ट्री में, ज़्यादातर हिस्ट्री में मेमोराइजेशन का काम है। अगर तो किसी की मेमोरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसकी बात अलग है, अदरवाइज आपको हिस्ट्री याद नहीं रहेगी। फिर मैंने इसकी स्ट्रेटेजी बनाई कि मैंने सब कुछ पहले पढ़ लिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। लास्ट के 20 दिन में मैंने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी ताकि मेरे को फ्रेश याद रहे एग्जाम में। एग्जाम के बिल्कुल पहले मैंने लास्ट हिस्ट्री पढ़ी इसलिए। ठीक है, तो लाइक मेरा मतलब है ऐसे ऐसे जॉब के प्रॉब्लम्स लगेंगी उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और वही है कि आप पूरी देखिए। मैंने ये भी देखा था CAPF में, आपको पता है साइंस के क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, और वो बायोलॉजी से आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आती है। आई एम एन इंजीनियर, मैं PCM वाले क्वेश्चन संभाल सकता हूँ। बायोलॉजी वाले क्वेश्चन अगर बेसिक आगे वो मैं संभाल पाऊंगा, लेकिन बायोलॉजी के अगर कुछ आप देखेंगे, अगर मैंने सोर्सेज मैच किए हैं 11-12 की बुक से भी क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी के। सिर्फ मेरे को लगा भी यार इतना मैं नहीं कर सकता कि मैं 11वीं-12वीं की किताब पढ़ूंगा, तो वो मैंने नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं करता हूँ ऐसा, फिर मैंने नहीं किया वो। तो आप बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन बायोलॉजी का आ गया उसके पीछे आप पूरी 11वीं-12वीं की किताब पढ़ डालेंगे बायो की, राइट। सो यू हैव टू टेक सम रिस्क। ठीक है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। और एक चीज़ जो मुझे और लगती है ऑनेस्टली, आप सब क्या मतलब आप किसी भी आदमी की एडवाइस मत लीजिएगा। एडवाइस लेना इज़ वेरी डेंजरस इंडिया में। ठीक नहीं, सही में ऐसा है। यहाँ पे क्या है ना, किसी आदमी को कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो आपको एडवाइस दे देगा। किसी इंसान ने कभी यूपीएससी का इंटरव्यू देखा नहीं, वो कभी गया नहीं, वो एडवाइस दे देगा 4 की, वहाँ तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और बहुत सारे आजकल तो फेक न्यूज़ भी चल रही होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो एडवाइस लेना बहुत खतरनाक चीज़ है। लाइक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। अब आई नो दैट इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, और मैंने अपनी हॉबी में लिखा हुआ है रनिंग। मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर मैं सुबह उठूँ, मैं 5-10 किलोमीटर दौड़ूँ। मैं क्या करता था, उसके बाद सो जाता था थक के। मेरे घर वाले बोलते थे तो तैयारी नहीं कर रहा है, इसका तो कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ये क्या तू भागता दौड़ता रहता है, इससे अच्छा पढ़ ले। मैंने 10 बार समझाया कि इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट,
वो नॉलेज चेक नहीं करेंगे, वो पर्सनैलिटी, मैं रनिंग नहीं करूँगा, रनिंग मैंने लिखा भी हुआ है, उल्टा वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो मैं अपनी चीज़ पर टिका रहा कि मैं तो ये करूँगा चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, ठीक है। तो सी जिसको मतलब आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा इन अ बेटर वे, और आप एडवाइस उसी से लीजिए जिसको आइडिया है, ठीक है। और यही है कि लास्ट के जैसे 2-3 डेज में मैंने प्रिपरेशन ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं की थी, रिलैक्स ज़्यादा किया था, क्योंकि देखो 2-3 दिन में वैसे ही पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती, वो पर्सनैलिटी जैसी वो बन चुकी है, ठीक है, इतने सालों में, वो 2-3 दिन में चेंज होगी नहीं, ठीक है। और अब सेकेंड लास्ट जो एक चीज़ मतलब ये है, सी ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए, तो उनसे मैं मिला, तो मैंने ये देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 है चाहे वो 200 है, वो कॉमन मुझे दिखी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम डिफरेंस लेंगे रीजन वाइज और लैंग्वेज वाइज, इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है जिसने यूपीएससी का एग्जाम हिंदी में दिया है, कोई ऐसा होगा जिसने इंग्लिश में दिया है, बट बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, और वो ये है कि मुझे जैसा दिखा है, सी जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं दे नो व्हाट टू डू, उनकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे डांस करना नहीं आता, मुझे गाना गाना नहीं आता, मुझे लगता है मुझे सीखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी। सी योर प्रायोरिटी शुड बी वेरी क्लियर कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, तुम्हें उसके ऊपर फोकस करना है, ये बहुत क्लियर होती है उनके लिए जो सिलेक्ट होते हैं ऑनेस्टली। दूसरी चीज़, जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं आप देखेंगे बहुत कम ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं किसी कोचिंग सेंटर पर या किसी चीज़ पर। उन्हें पता होता है वो या तो फेल होकर चीज़ सीख लेते हैं, या उन्हें पता होता है कि हार्डवर्क इज़ द ओनली की, और कोई तरीका नहीं है सिलेक्ट होने का, कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क इज द ओनली की। तो ये चीज़ होती है उनमें, ठीक है। उन्हें पता होता है स्पून फीडिंग वोंट वर्क, ठीक है, अपना ही करना पड़ेगा, एंड दे समहाउ मैनेज टू रिमेन पॉजिटिव। वो थोड़े से पॉजिटिव रहते हैं, आप जितने भी लोगों से मिलेंगे, लाइक दे आर नॉट टू नेगेटिव, ऑब्वियसली थोड़े को ऑप्टिमिस्टिक है, तभी वो सिलेक्ट हो पाएगा। नेगेटिव आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, अगर आप कोई एक लिमिट से ज़्यादा नेगेटिव होकर ज़्यादा स्ट्रेस लेगा। दे आर वेरी न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिव, ये मुझे मिला। लाइक मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भी ऑब्वियसली गए हैं कोचिंग सेंटर्स में, वहाँ ऐसा होगा 2 लोग हैं सपोज, एक रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है एक नहीं करता, दोनों में लड़ाई हो रही है, ठीक है, दोनों में बहस हो रही है। मैंने ये देखा जितने भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं दे आर वेरी अकोमोडेटिव, लाइक तुम वो भले ही वो रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं फेवर में बोलूँगा तो वो मान जाएगा, ऐसा नहीं वो बहस करेगा। ये चीज़ सारी की सारी इंटरव्यू में आ जाती है, कुछ लोग इंटरव्यू में बहस कर लेते हैं उनसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कॉमन है सब में जो सिलेक्ट हुए, ठीक है। और दे कैन, मैंने बताया दे कैन थिंक होलिस्टिकली, वो हर चीज़ का एस्पेक्ट ले लेंगे और हर चीज़ के बारे में सोच लेंगे, यार वो दे आर नॉट वेरी वेरी बाइस्ड चीज़ों को लेके, जो हो जाता है कुछ कभी कभी, ठीक है। दे इम्प्रोवाइज, बहुत सारे लोग जनरली सी हमारे साथ जो जनरली भी सिलेक्ट हुए, जनरली 25 साल के, 24 साल के, 23 साल के ऐसे ही हैं, जो बहुत कम है ऐसे जो 22 ईयर्स ओल्ड है जो फर्स्ट एंड में सिलेक्ट हो गया, रेयर है ऐसा एग्जाम्पल। सबके सब ऐसे जिन्होंने अपने फेलियर से सीखा है, सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एंड दे आर वेरी सेल्फ अवेयर, जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं इनको पता होता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ। जिसको पता है कि इंटरव्यू में अच्छा कर लूँगा उसने इंटरव्यू में अच्छा किया है, जिसको पता है मैं पेपर 2 में अच्छा कर लूँगा उसने पेपर 2 में अच्छा किया है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, ये हमको जगताप सर ने बताया था, इनके पास एक कैंडिडेट आए थे मॉक लेने, उनको यूपीएससी का इंटरव्यू, उनको बेसिकली वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ठीक है। इन कैंडिडेट ने सोचा कि वो यूपीएससी का इंटरव्यू इंग्लिश में देंगे, ये इंटरव्यू देने चले गए, इन्होंने पहली बार नहीं बोली इंग्लिश में, ये अटक गए। इन्होंने वो फिर बोला, मतलब मैम बैठी थी, उन्होंने बोला कोई नहीं आप बोलो हिंदी में, बोल दो आप जो बोलना चाहते हो, उन्होंने फिर इंग्लिश में बोला, फिर अटक गए और ये बाहर हो गए। तो सी आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए अच्छी खासी, क्या आप कर सकते हो क्या आप नहीं कर सकते, राइट। मैं बताता हूँ जैसे कुछ गलत, मतलब मैंने कहा ना, जैसे बहुत सारे लोगों में बाहर मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है। कुछ को लगता है कि आप इंग्लिश में आंसर नहीं दे सकते, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, हमारे साथ ही ITBP में ही है, ऑल इंडिया रैंक 56 है रोहित शुक्ला, उन्होंने 102 मार्क्स उनके थे 2018 के इंटरव्यू में, उन्होंने इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो कुछ नहीं है ऐसा कि आपको कंप्लीटली हिंदी में देना है या कंप्लीटली इंग्लिश में देना है, फॉर एग्जांपल, राइट। और जितने भी लोग क्लियर करते हैं उनमें एक चीज़ ज़रूर होती है, दे हैव पेशेंस। सी आपको समझना पड़ेगा, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। ये सी प्राइवेट नौकरी आप ले सकते हो ऐसे कि आज अप्लाई किया, कल इंटरव्यू, परसों ज्वाइनिंग हो गई। गवर्नमेंट में और ऑब्वियसली इसमें इट विल टेक टाइम, तो लोगों में पेशेंस नहीं होती। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग 1 महीने न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अभी ये तो बहुत कॉमन है, और 1 महीने बाद सर इंग्लिश नहीं इंप्रूव हो रही, 10 ऐसे लिखे, 1 महीने बाद सर मेरे तो ऐसे ही लिखे जा रहे, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रही। जैसे मैंने कहा इसमें सालों साल लगते हैं, तो यू मस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है। ये तो आपको रखनी पड़ेगी, लाइक 1.5-2 साल तो एटलीस्ट, ठीक है। और अब लास्ट, मतलब वो वैसे ऐसा, उसके बाद तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी
ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और अब कब आपको लीव करनी है। सी, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। कल को आपकी, देखो मैं सीधे बात बताऊँ, प्रैक्टिकली 98% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, इसमें कोई डाउट नहीं, 99% का नहीं होता उल्टा, ठीक है, ये फैक्ट है। आप सब लोग भी एग्जाम देंगे तो आप यूपीएससी के जितने एग्जाम लगाने उतने लगा लो, मैक्सिमम 5 लोगों का सिलेक्शन होगा, ये रिलेटिव, 5 लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन होगा इससे ज़्यादा का नहीं होने वाला, ठीक है। आपको सही टाइम पे लाइफ में बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए कैट का एग्जाम दिया था, एमटेक का दिया था, ये जो मैंने बताया ये सब इसलिए था। फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करेंगे, सी जनरली क्या होता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यंग लोग चाहिए, आप कॉर्पोरेट ले लीजिए, IIM चले जाइए, MBA कर लीजिए, आपको 40 लाख का पैकेज मिल जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप यंग हैं। ऐसा नहीं है आपने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बीटेक के बाद आप 10 साल बैठे हो घर पे, 10 साल से आपने कुछ नहीं किया, 6 साल का गैप आ गया, फिर बंदा प्राइवेट के लायक भी नहीं बचता। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू। आई विल गिव माई एग्जाम्पल। मैंने NDA के SSB दिए थे 3 व्हेन आई वाज इन बीटेक फर्स्ट ईयर 2013। मैंने वहीं से देख लिया था कि SSB इज वेरी अनरिलायबल। सी, दिक्कत क्या है ना, यू कैन नॉट सी थ्रू SSB, आपको पता ही नहीं लगेगा बाहर क्यों है। CAPF में, इवन CSC में यू कैन सी थ्रू, आपकी एटलीस्ट मार्कशीट तो आई जाएगी, आपको पता लग जाएगा इस पेपर में कम रह गए फॉर एग्जांपल, या इस पेपर में कम रह गए मेरे मार्क्स, यहाँ कम रह गया। तो इसलिए क्यों, बिकॉज SSB इज वेरी अनरिलायबल, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CAPF, ठीक है, उसका ही रीज़न था। फिर मैंने CAPF का पहला अटेम्प्ट दिया 17 में, 4 साल तैयारी करके मेरे को पता लग गया CAPF कोई रिलायबल नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरे को लगा कि इसका मतलब ये बहुत ही, अब देखो जिसका फैमिली बिजनेस है वो रिस्क ले सकता है, सीधी बात। उसका ऐसा हो सकता है जिसका फैमिली बिजनेस है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो फैमिली बिजनेस चला जाएगा। जो मिडिल क्लास का आदमी, हमारे जैसा, मेरे पास प्रोफेसर है, तो हमें तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है, देखो सीधी सी बात है, अपने दम पे, ठीक है। तो मैंने इसलिए गेट दिया क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट रिलायबल। फिर मैंने एमटेक ज्वाइन की, गैप ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ काम आएगी ज़रूर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब सबके नहीं बट बहुत लोग के आएगी, ठीक है। तो एक लिमिट से ज़्यादा गैप नहीं दिखना चाहिए। मेरा बीटेक के बाद 1 साल का गैप है, एमटेक के बाद 1 साल का गैप हो गया, 4 साल के, 17 में ऐसी हुई थी तो 21 तक 4 साल हो गए, बट एमटेक मैंने कर ली थी बीच में। अब मुझे दिख गया था कि गवर्नमेंट जॉब की कोई रिलायबिलिटी नहीं है इंडिया में, रियलिटी है ये। और आप तो सोच रहे हो ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर बनने की, उसमें तो बिल्कुल ही कोई रियलिटी, मतलब रियलिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्लर्क वाले में तो फिर भी मानता हूँ वैकेंसी बहुत आती है, कांस्टेबल में 22-23 हज़ार 50 हज़ार वैकेंसी आती है, वहाँ तो सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसमें तो भाई कोई उम्मीद ही नहीं है, जनरल कैटेगरी की तो कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। मैं कंपटीशन का बता देता हूँ। अब लोगों को क्या लगता है, जैसे सबको, फ्रेंड्स को क्या लगा था, 1100 लोगों ने इंटरव्यू दिया था हमारे साथ, सबको लगा था 330 वैकेंसी 1:3 का रेशियो है, सिंपल। लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही नहीं, रेशियो 1:10 है। कैसे, जैसे मैं जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ, आउट ऑफ 330 150 वैकेंसीज थी, 150 अराउंड जनरल कैंडिडेट के लिए। अब आपको पता होगा रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी SC ST OBC है वो जनरल की सीट ले सकता है, अगर उसने इलेक्शन क्लेम नहीं किया है वो ले सकता है जनरल की वैकेंसी। तो भाई सबसे पहले 1100 लोग कंपीट करेंगे 150 सीट के लिए, मेरा काम तो वही खत्म हो जाएगा, नंबर नहीं आया तो, सीधी सी बात है। तो रेशियो इज 1:8 और 1:10, फॉर मी रेशियो इज नॉट 1:3। 330 सीट मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सिर्फ 150 है और 1100 है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जिनका जनरल में नंबर नहीं आएगा दे विल गो टू रिजर्व कैटेगरी सीट्स, वहाँ तो अपना कुछ है नहीं। तो कंपटीशन एक्चुअली में जितना लगता है बहुत ज़्यादा है उससे, इस एस्पेक्ट में, मेरिट में खासकर। और आप रिजल्ट देख सकते हैं, आई विल टेल यू 65 to 70% इफेक्टिव रिजर्वेशन है। सी, वन थिंग इज रिजर्वेशन, आपको पता है रिजर्वेशन है 50%, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखेंगे इफेक्टिवली रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है उससे। आप यूपीएससी का, मैंने 2020 का रिजल्ट निकाल के देखा था, फॉरेस्ट सर्विस का, फिर सिविल सर्विस का, तो मैंने ये पाया था उसमें 65 to 70% रिजर्वेशन है, क्योंकि जनरल की बहुत सारी सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व कैटेगरी वाले, जिनका जो उसके ऊपर क्वालिफाई करते हैं, उनको जनरल की सीट्स मिलती हैं। तो एक्चुअली में 30 से 35% लोग ही सिर्फ जनरल कैटेगरी सेलेक्ट होते हैं, जबकि कम से कम 40 होने चाहिए, इतना नहीं होता, वो आप देख सकते हैं यूपीएससी के रिजल्ट्स में, ठीक है। और तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं, इसलिए मैंने कैट का एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया था। सी, आपको प्राइवेट में बैकअप रखना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं मैं उनको बोलता हूँ, चाहे तुम तैयारी मत करो, कैट का एग्जाम दे दो। सी, उसमें एटलीस्ट ऐसा है, इट इज़ अ गुड बैकअप। सी, आपको पता होगा बहुत सारे IAS ऑफिसर, बहुत सारे IPS ऑफिसर, बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर, बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स के ऑफिसर, वो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जॉब छोड़ के एग्जीक्यूटिव MBA करते हैं, एंड देन दे गो टू कॉर्पोरेट, बिकॉज कॉर्पोरेट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट लेवल जॉब, वो भी एक मैनेजर की जॉब है, और वहाँ भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज से MBA करो 18-20 लाख का पैकेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इट इज़ अ इक्विवेलेंट लेवल जॉब। अगर मैं IIM से MBA करता मेरे को वहाँ भी 1-1.5 लाख सैलरी मिलती है, मिलेगी उतनी, तो इक्विवेलेंट लेवल है, ऐसा नहीं है वो बहुत बेकार है। तो बट यही है कि ज़्यादा गैप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया था मैं बता देता हूँ। अब मैंने क्या किया था इसमें, मैंने फॉर्म भर दिया था इसलिए कैट का, ठीक है। तो मैंने 4 नवंबर को NET JRF का एग्जाम दिया था लास्ट ईयर 2020 में। 16 नवंबर को मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था,
और 29 नवंबर को मैंने कैट का एग्जाम दे दिया था ये सोच के कि मेरा शायद CAPF में नहीं होगा, बिकॉज 150 वैकेंसी और 1100 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब देखो मैंने एग्जाम दे दिया, मेरी 98.3 परसेंटाइल आई, मुझे बहुत सारे IIM से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से कॉल आ गया सिंपल इंटरव्यू के लिए। मेरा पहला इंटरव्यू था 6 फरवरी को था मेरा IIM रोहतक का इंटरव्यू, 7 फरवरी को था मेरा IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू, और 5 फरवरी को UPSC का रिजल्ट आया। एकदम से मैसेज आया कि UPSC का रिजल्ट आ गया। तो मैंने रिजल्ट खोला और मैंने ऐसे फर्स्ट रैंक से देखना स्टार्ट किया। तक मुझे अपना नाम नहीं दिखा, तो मुझे लगा नहीं हो, मैंने रिजल्ट बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी में कहाँ 100 के ऊपर रैंक आएगी, मेरे को लगा तो बेकार है दिखना। फिर लेकिन देखो एक फ़र्क है औरों में और मेरे में, ये फ़र्क रहा था, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ ना उस दिन वो गायब हो गए चुके हैं, वो पता नहीं कहाँ है, वो डिप्रेशन में एक्चुअली। सी ऑब्वियस है यार, सी आप इस बात को समझो, अभी आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया ना, सबको लगता था अरे इसका भी नहीं होने वाला, मेरे बारे में फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता लोगों को उम्मीद नहीं होती। जैसे ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, फिजिकल मेडिकल हो जाएगा, UPSC के इंटरव्यू में पहुंच जाओगे, भाई सबको लगेगा अब तो हो गया इसका। सच है ये, आपकी फैमिली को, दोस्तों को, सीनियर को, जूनियर को, टीचर को सब सोच के बैठ जाएंगे अब इसका सिलेक्शन बस हो चुका है, बस अब तो एक चीज़ बची है। और जब उसके बाद नहीं होगा, वो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। मैंने ये चीज़ अच्छी की थी, मैंने अपना बैकअप क्रिएट कर लिया था पहले ही, मैं तैयार था, मैंने सोच रखा था। मेरा 6 को जैसे मैंने बताया IIM रोहतक का इंटरव्यू था, वो मेरे से पूछते हैं अगर आपका CAPF में नहीं हुआ आप क्या, मतलब CAPF कैट दोनों में हो गया, आप क्या चूज़ करोगे। इसलिए मैं सोच रहा था बस आज रिजल्ट आ जाए, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, एटलीस्ट आई विल हैव समथिंग टू से। नहीं होगा मैं बोल दूंगा क्लियरली कि मेरे को नहीं करना CAPF, मेरा सिलेक्शन नहीं हो, मेरे को तो MBA ही करनी है। और अगर हो गया तो मैं बोल दूंगा MBA नहीं करनी, CAPF करना है। तो जब रिजल्ट आया मैंने देखा 100 तक कोई रैंक मतलब नाम नहीं था, मैं क्लियर था कि ठीक है कोई नहीं MBA से। फिर मेरे को लगा चलो क्या पता दोस्तों का नाम देख लेते, तो मैंने जैसे ही तीसरा पेज पलटा 102 पे नाम लिखा था। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बैकअप रखिए। अब उन्होंने मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब हमारे साथ वालों ने क्या गलती की, हमारे नवंबर में इंटरव्यू हुए थे 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। ठीक है, हमारा रिजल्ट 5 फरवरी को आया। भाई वो लोग वेट करते रहे रिजल्ट का 3 महीने, बैठे हैं वेट करने। भाई 1100 का सिलेक्शन नहीं होने वाला, वो बैठे हुए हैं। भाई तुम इतने में कोई और एग्जाम दे दो, कुछ बैकअप क्रिएट कर लो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। सब 1100 के 1100 पता है क्या, मतलब जनरली मोस्टली उन्होंने क्या किया, देखो मैं यूएस IIM वाला, और तो मेरे को मतलब बहुत कम होंगे, 2-4 और होंगे ज़्यादा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि चलो कुछ का तो अच्छा है, वो क्लर्क हैं, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनका तो ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वो घर बैठे हैं और ये रोज़ सुबह 9 बजे UPSC की वेबसाइट खोल लेते थे, शाम तक वही खोल के रखते थे, 5 बजे तक उसको रिफ्रेश मारते रहते थे। और पता है हम तो मतलब टेलीग्राम ग्रुप हमने म्यूट कर दिए थे, हम बहुत परेशान हो गए थे ऑनेस्टली। रोज़ क्या करते हैं, आज रिजल्ट आएगा, रोज़ UPSC वालों को 10 बजे कॉल करना स्टार्ट, मैम आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। वो ऐसे वो भी ऐसे, उनको पता नहीं होता, वो इतने मतलब वो ऐसे बताता नहीं है कोई, वो ऐसे कि अभी सर आगे होगा सेट करके देखो, तो वो ऐसे करते थे। ठीक है, तो सी उन्होंने 3 महीने इसमें निकाल दिया। मुझे पता था अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें तो मुझे कुछ और करना है, मेरे पास अब कोई अटेम्प्ट नहीं बचा डिफेंस का, CAPF का, और ऐसा नहीं है मैं CSC एक दिन में क्वालिफाई कर दूंगा। इसलिए मैंने पहले ही बैकअप क्रिएट कर लिया था, कैट का एग्जाम दे दिया था, मैं बिल्कुल तैयार था, मेरा CAPF में ना हो उसके लिए भी नहीं होता, मैं इंटरव्यू देता, मेरा अहमदाबाद में एडमिशन हो गया था, मैं वहाँ से MBA करता। फिर मैंने सोचा था जॉब लेके प्लेसमेंट के बाद 2 साल बाद फिर मैं CSC का एग्जाम दे दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो लोग परेशान हैं या मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या किसी की तैयारी नहीं, अब कोई फायदा नहीं है ना उसका। तो इसलिए देखो कल को अगर तुम लोग परेशान हो गया, प्रॉब्लम होगी, तो वो तुम्हारी वजह से होगी। तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांस तुम्हारे हाथ में, इट इज़ अबाउट हाउ यू डिफाइन सक्सेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें तो IAS ही चाहिए, IPS भी नहीं, IAS ही चाहिए। अब उन्होंने अपने लिए इतनी लिमिट कर दी है सीट्स, सिलेक्शन चांस बहुत मुश्किल हो गया। आपने CAPF का भी एग्जाम दे दिया, CDSF कैट का भी दे दिया, आपने सिविल सर्विस का भी दे दिया, आपने कैट का भी दे दिया, तो अब गारंटी हो गई है कि कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, जितने एग्जाम आप दोगे उतनी गारंटी है सिलेक्ट होने की। तो मुझे बता था कि फेल होने का चांस है नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, मुझे बस ये था कि IIM या UPSC वाले में से दोनों में से एक में हो जाए, तो दोनों में ही हो गया, वो रेयर केस है फिर भी चलो। ठीक है, तो ये है, तो ये आप बैकअप रखिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग गलती करते हैं, मैं सबको UPSC की चीज़ बोलता हूँ, मैं कैट की तैयारी नहीं करता था। जो बंदा UPSC की तैयारी कर रहा है उसके लिए कैट ऐसा कुछ भी नहीं है। कैट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे कितने लोग बैठते हैं, वहाँ पे 2 लाख लोग बैठते हैं, वो भी बहुत कम सीरियस होते हैं। और वहाँ पे अगर आप टॉप के कॉलेजेस भी देखेंगे तो 15,000 सीट होंगी। UPSC में तो भाई इतने लोग तो यहाँ पे एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं करते। राइट, तो ये चीज़ है मेरी साइड से, और आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। So, talking about SSB, like you said, you have been rejected 8 times, right? So, like I have given SSB like 4 times for CDS and 3 times for CDS and 1 for the TAPCAT. So, like I have been rejected, so that negative mindset has come in. So, आपको भी that must have happened to you also. So, how did you try to maintain it positive? इसका यही है कि आप दूसरे एग्जाम्स दो।
ऑलवेज की बैकअप्स। अब आपको पता है आपने 4 बार दिया है तो आप उसके ऊपर रिलाई नहीं करके रह सकते टोटली, राइट? तो आप बैकअप रखिए, यही सबसे बेटर तरीका है इससे डील करने का। यू हैव टू कीप बैकअप्स। और आपको ये भी देखना पड़ेगा, सी आप के दोस्त होंगे बहुत सारे, लाइक हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स में ऐसा हुआ जो किसी चीज़ में अच्छे नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, फिर भी एसएसबी क्लियर हो गया। कुछ ऐसे जिन्होंने बहुत मेहनत की, कुछ भी किया, उनका फिर भी नहीं हुआ। तो अब ये भी समझिए कि एसएसबी लक का गेम है, मतलब लक का नहीं, बट ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर है अलग वे में, वहाँ पे कंपटीशन नहीं है एसएसबी में, जैसे यूपीएससी में है। यूपीएससी में कंपटीशन एक्चुअली है कि कंपटीशन की वजह से मार्क्स की कट ऑफ फिक्स हो जाएगी, राइट? वहाँ पे इट इज़ मोर अबाउट उनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर उस रिक्वायरमेंट फिट हो गए तो ठीक है, अगर ऊपर हो उसके या नीचे हो उसके तो बाहर हो गए, सिंपल। तो आपको ये चीज़ समझनी है इन अ मैच्योर वे एंड यू हैव टू कीप योर बैकअप। सी स्ट्रेस जो होता है वो बैकअप ना होने की वजह से ही होता है। सी किसी भी बंदे को, मेरे को एज अ ऑब्वियसली हम सबको ये फील होता है कि अगर सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, ठीक है? अगर आपको ऑलरेडी पता है सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इसे वजह कर लूँगा, मतलब मेरे पापा को यही बोलता था कि नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, ऐसी भी कोई बहुत बढ़िया नौकरी है नहीं, कुछ और कर लेंगे जिंदगी में। नहीं, ऑब्वियसली यार देखो, हर नौकरी का अपना बेनिफिट है। गवर्नमेंट जॉब्स आप मैं बता दूँ, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर फॉर एग्जाम्पल है तो ये कि आपको गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर जाना पड़ेगा। सी आप प्राइवेट में जाओ, IIM से MBA कर लो, आप फॉरेन चले जाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हो। आप कह सकते हो मेरे को दिल्ली में रहना है, मैं नहीं बोल सकता, ये लोग जहाँ पोस्टिंग करेंगे वहाँ जाना पड़ेगा, चाहे कहीं बोले, है ना, किसी भी कंट्री में बोले, मैं मना नहीं कर सकता। तो सी हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव है। तो अगर नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है? मतलब सब कुछ अच्छा है। सॉरी, नहीं यार ऐसा कुछ होता नहीं है, जितना हमने देखा, जितनी हमने बात की ऑफिसर्स से और साइकोलॉजिस्ट से, ऐसा कुछ नहीं होता। सी मैं बताता हूँ होता क्या है, उनको ग्रुप अलग इसलिए बनाने पड़ते हैं बिकॉज सी ऑब्वियसली है ना, अब होता क्या, मान लो रिपीटर लोग हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, वो बोलने में होते हैं तेज, मतलब ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आ जाता है। अब वो क्या होंगे, फ्रेशर को बोलने नहीं देंगे, तो उसका फायदा क्या होगा? इसलिए वो क्या करते हैं, जो पहली बार आ रहा है, बिकॉज वो ऑब्वियसली पहली बार बंदा ज़्यादा नर्वस होगा, तो उसका ग्रुप कर देंगे अलग और रिपीटर का ग्रुप कर देंगे अलग, ताकि वो इफेक्ट ना करें एक दूसरे को। अदरवाइज ऑब्वियसली जो क्वालिटीज़ हैं जो उनको चाहिए वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फ्री टाइम का कैसे यूटिलाइज किया जाए? जैसे कई बार ऐसा होता है स्टडीज से बिल्कुल हट जाता है समय के लिए। यार मैं तो ऐसे ही करता था, वैसे ठीक है, कोविड आ गया था तो हमको इंटरव्यू की अब कौन इतनी तैयारी करेगा, राइट? ज़्यादा ही हो गया था। तो सी मतलब फ्री टाइम का आप यूटिलाइज चीज़ में कर सकते हो जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ ज़्यादा, लाइक मूवी देख लो, वेब सीरीज देख लो। मैं मेरे सपोर्ट देख रहा हूँ इंटरव्यू के पहले बैठ के, रोडीज देख रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ बचा भी नहीं था ना देखने को उस टाइम पे, जब कोविड आ गया था तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया था सब। लेकिन आप कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आप मतलब समझ रहे हो, जिससे आपकी चीज़ें इफेक्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फ्री टाइम में तो कोई भी बोल सकते हैं मैं शराब पीना शुरू कर दूंगा, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या उसकी आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, राइट? तो फ्री टाइम में आप ऐसा काम कर लो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई भी, मतलब ठीक है, स्पोर्ट्स कर लिया या मूवीज़ देख ली या ये सब कर लिया, दोस्तों से मिलने चले गए। सी मैं बताता हूँ, अभी मेरा फ्री टाइम चल रहा है एक तरह से, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सर बोलते हैं कि आ जाओ बात कर लो, तो मैं आ गया। अब मैं बोल दूँ कि नहीं मैं तो घर पे पड़ा रहूँगा या शराब पीऊँगा, तो सी उससे तो बेटर है ना ये चीज़। जैसे स्टडीज के टाइम पे आप जब जर्नी में थे, हाँ, उस टाइम पे कैसे यूटिलाइज करते थे? जर्नी में तो यार मैं बैकअप पे करता था यूटिलाइज। बैकअप के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, लाइक मैं एमटेक में था, मैंने बताया, या कहीं भी था, तो ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, ठीक है? कॉलेज के साथ में कैसे मैनेज किया? सॉरी, कॉलेज के साथ से ये ज़रूरी है कि देखो तुम्हें मतलब देखो तुम ऑफिसर बनने का सोच रहे हो, राइट? तो आपको थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करना सीखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ये नहीं तो मतलब ये चीज़ दिखती भी है इंटरव्यू में, तो ये इंपॉर्टेंट है। सी जैसे मैं क्या करता था, मैं कंपनी में होता था, तो मैं सुबह 7 बजे जाता था, मैंने बताया, मैं शाम को 7 बजे वापस आता था। तो उस टाइम तक हमारे कॉलेज में सारी जो एक फोटोकॉपी की जेरोक्स की मशीन होती थी, मतलब वो एक कियोस्क टाइप होता था, वो बंद हो जाता था और मेरे पास टाइम होता नहीं था। तो मैं क्या करता था, लाइक मेरे को विजनाइज की मैगजीन पढ़नी है फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता था, मैं उसको हाईलाइट कर देता था और उसको सेव करके एक दोस्त को भेज देता था। वो जो मेरा दोस्त है, वो जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं, वो उनको कॉपी पेस्ट करता था एक वर्ड फाइल में, वो मुझे भेजता था, फिर मैं वो वर्ड फाइल एक जूनियर को भेजता था, ताकि वो जूनियर मेरा प्रिंट निकलवा के रखे, और जब मैं रूम पे जाता था मेरा प्रिंट निकलवा होता था। तो सी अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आपको ऑब्वियसली हेल्प लेनी पड़ेगी लोगों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ये ऑब्वियसली आप कहीं भी देख लीजिए, जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं कहीं भी, जैसे आप धोनी वाली मूवी देख लीजिए, MS धोनी वाली, उसमें भी ये है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है लोगों की। अकेले आदमी नहीं कुछ कर सकता। बहुत लोगों को ये भी गलतफहमी होती है मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो अकेले सब कर लूँगा, ठीक है? आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? Sir, when you went for this CAPF interview,
So the chairperson asked about the SSB interviews, why you have not selected in the SSB, reason. ओके मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता देता हूँ अपना. Or two type of question about SSB. ओके सी यूपीएससी वालों का जो इंटरव्यू होता है थोड़ा सा वो स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है बंदा. और वो ऐसा होता है लाइक ठीक है हमारी रिपोर्टिंग 1 बजे थी दिन में और हम गए और आपको क्लर्क आएंगे वो लेके जाएंगे अंदर और अच्छा खासा आपके लंच रिफ्रेशमेंट ये सब होगा. ठीक है तो बहुत बड़ा हॉल होगा मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं वो. तो 25 हम 25 कैंडिडेट्स इनका इंटरव्यू था 50 वहाँ पर लोग थे. तो वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे 1 घंटा आप रिफ्रेशमेंट्स लीजिए. ठीक है उसके बाद एक एक करके वो आपको लेके जाएंगे इंटरव्यू के लिए. तो वहाँ पर पार्लियामेंट जैसा है यूपीएससी अंदर से. वहाँ पे ऐसे ऐसे गोल ऐसे कमरे बने हुए हैं. आपको पता होगा यूपीएससी का एक चेयरमैन है वो इंटरव्यू लेते नहीं है. 10 मेंबर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में वो पैनलिस्ट होते हैं मतलब वो पैनल के चेयरमैन होते हैं इंडिविजुअल पैनल्स के. राइट 3-4 आईएएस ऑफिसर जो सीनियर है आईएएस आईएफएस आईएपीएस उनको वो एज अ गेस्ट बुलाते हैं. ठीक है तो 4-5 लोगों का पैनल बन गया लाइक दैट. तो उसके बाद क्या करेंगे आपको एक क्लर्क लेके जाएंगे और आपका जिस पैनल में इंटरव्यू होगा उसके बारे में चेयर रखी होगी वहाँ आपको बैठा देंगे. ठीक है तो अब हाँ देखो इंटरव्यू में थोड़ी सी ना मतलब सी जैसे मैंने कहा थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है. अब होता है ना लोग रिस्क नहीं ले पाते. सी अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत हो रही है तो आपको बोलना पड़ेगा वो गलत है रिस्क लेके. तो आपको ये सोच के जाना पड़ेगा कि सिलेक्शन जाए वार्ड में. क्योंकि देखो अगर तुम ये सोच के नहीं जाओगे ना तुम रिस्क ले नहीं पाओगे. इस बात को समझो. अगर तुम ऐसे सोच के जाओगे ना मुझे तो नौकरी चाहिए कैसे भी तो बंदा इतना प्रेशर में आ जाएगा बंदा रिस्क नहीं ले पाएगा वहाँ पे. एंड यू विल हैव टू टेक सम रिस्क. और रिस्क लेने के लिए जरूरी है कि तुम पहले सोच के जाओ कि सिलेक्शन हो ना हो मेरे को जो बोलने मैं बोल के आऊँगा आज. ठीक है सही चीज़ बोलो बट ऐसे सिर्फ जैसे क्या हुआ मेरे साथ. अब मेरा जो इंटरव्यू था 16 नवंबर को था. इंटरव्यू 2 नवंबर को स्टार्ट हुए थे. यूपीएससी में क्या होता है ना जनरली जब 14-15 दिन हो जाते हैं तब वो इंटरव्यू जल्दी लेना शुरू कर देते हैं. मतलब जल्दी मतलब शॉर्ट इंटरव्यूज होते हैं. इनिशियली तो इंटरव्यू बहुत लंबे लंबे चलते हैं 40-40 मिनट तक. लास्ट में जो इंटरव्यू होंगे लास्ट के 15 डेज में फर्स्ट 15 डेज में लंबे चलेंगे लास्ट में थोड़े से शॉर्ट हो जाएंगे वो. तो जल्दी मतलब क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू लेने पूरे महीने चलते हैं तो जल्दी होता है. तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू जब मेरा था तो उन्होंने क्लर्क जो मतलब होते हैं वहाँ पे उन्होंने रूम खोला और बोला जाओ. ठीक है मैं चला गया अंदर और जैसे मैं ऐसे जाके खड़ा हुआ वहाँ पे चेयरमैन सर बैठे थे ऐसे मेंबर बैठे थे. उन्होंने सीधा बोलना शुरू कर दिया. उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए. तो मुझे एकदम से लगा भाई ये गलत है. देखो सबसे पहले रूल क्या बनता है कि मैं उनको विश करूँ. ये थोड़ी ठीक है वो जल्दी में थे लेकिन भाई उनका तो कुछ नहीं जाएगा ना. नौकरी तो मेरे को चाहिए सिलेक्शन मेरे को चाहिए. तो मैंने बोल दिया उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे सीधा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम ये वो उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया 3-4. ठीक है मैंने बोला गुड आफ्टरनून सर. फिर उनको लगा कि यार ज़्यादा जल्दी हो गया. फिर उन्होंने बोला अच्छा गुड आफ्टरनून. फिर मैंने एक मैम थी उनको बोला गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर. फिर उन्होंने बोला ओके ऋषभ नाउ हैव अ सीट. फिर मैं बैठ गया. ठीक है तो सी अब मेरे को भी लग रहा था कि इस बंदे ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आंसर दे दूँ सीधा. ये इम्पल्स होती है ना कि उसने क्वेश्चन पूछा हम सीधा आंसर दे और उसे सीधा बोला जैसे मैं गया हैव अ सीट और शुरू. लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा. मुझे पता था भाई पहले ये तो ऑब्वियस है पहले आपको गुड आफ्टरनून बोलना है तो इस पर मैं टिका रहा. ठीक है सिमिलरली उन्होंने क्वेश्चंस पूछे. उन्होंने मुझसे पूछा लाइक थोड़ा सा इंटरव्यू थोड़ा सा मतलब अलग भी था. मुझे लग रहा था सिलेक्शन नहीं होगा. लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है उन्होंने एसएसबी का ही पूछा कि आपने कौन सा मतलब ये पूछा कि आपने कितने एसएसबी दिए हैं आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा आपने क्या सीखा बेस्ट एसएसबी कौन सा था. ठीक है 2 महीने क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए नहीं थे और मैंने अपना प्रिपेयर किए थे. उन्होंने पूछा जैसे बेस्ट एसएसबी कौन सा था तो मैंने बोल दिया सर फर्स्ट था क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था. ठीक है और फिर उन्होंने पूछा कि हाउ विल यू नो योर जवान्स. अब अपने जवान्स को कैसे जान लोगे. अब मुझे समझ नहीं आया वो क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे. ठीक है मैंने बोला सर मैं उनसे बात करूँगा. तो मुझे एकदम से गुस्सा से हो गए. वो एयर मार्शल है तो रिटायर्ड तो वो एकदम से गुस्सा से हो गए कि ये कैसे आप बात कैसे कर सकते हो. फिर मैंने दूसरा बोला मैं सर स्पोर्ट्स खेलूँगा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराऊँगा ऐसा कुछ. उन्होंने कहा ये भी आप नहीं कर सकते. फिर मैंने बोला कि सर मैं खाना खाऊँगा उनके साथ तो बात हो जाएगी. अब देखो अब ये फ़र्क आता है मैं बताता हूँ क्या होता है. बहुत कैंडिडेट्स ये पूछते हैं एनसीसी के क्या होगा. जो लोग एनसीसी से हैं या जिनके पेरेंट्स इसलिए यूपीएससी वाले या एसएसबी में आप जाओगे वो भरवा लेते हैं. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उसका ये रीज़न है. सी मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ. पापा प्रोफेसर है एनसीसी कुछ नहीं किया मैंने ना स्कूल से पढ़ा हूँ. मेरे को ये आंसर नहीं पता मेरा चल जाएगा काम. ठीक है लेकिन जो बंदा एनसीसी होगा जिसके फादर सर्विस में है उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या होता है क्योंकि वो वहाँ पे रहा है. उसने देखा है कैसे काम होता है पुलिस में आर्मी में. मैंने नहीं देखा मुझे नहीं पता इसलिए मेरे उल्टे सीधे आंसर चल गए. उन्होंने वो गुस्सा हो गए थोड़ा से वो ठीक है. उन्होंने उसके बाद बोला आई डोंट नो व्हाट यू विल डू. ठीक है जब मैंने आंसर दिया खाना खाऊंगा फिर मेरा मूड ऑफ हो गया. मुझे लगा गया अब तो ठीक है. फिर यहाँ पे एक सर बैठे थे. उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि क्या क्या स्टेप लिए हैं कश्मीर ये गलवान के बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने. तो मैंने जैसे कहा उस वक्त 50 चीज़ पढ़ी हो याद नहीं आती है और मैं नोट्स वैसे नहीं पढ़ पाया था. तो मैंने कहा सर एब्स बर्न कर दिए. उन्होंने कहा कितने. तो मेरे को अब यकीन इम्पल्स ये थी मेरे को याद था 185
अब ऐसे में इम्पल्स क्या होगी कि बोल दो अपनी 85, जैसे होता है यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में। मुझे पता था यार ऐसा भी हो सकता है 3-4 बार में बैन किया हूँ, अब मेरे को तो मेरे तो याद है नहीं। अब देखो मैंने अगर मैं रिस्क लूँगा तो बाहर हो जाऊँगा, तो मैंने इतना रिस्क लिया कि कोई नहीं देख लेते हैं। मैंने बोला सर कैन आई मेक अ गेस, उन्होंने कहा यस गो हेड। मैंने बोला सर 185, कह रहे वंडरफुल। मैं समझ गया गलत है। मैंने घर आके आंसर देखा 208 या 210 है आंसर, वो 2 बार में बैन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा और क्या स्टेप लिए। मैंने बोला सर जो ITBP के जवान से वो आया था न्यूज़ में, उनको मैंडरिन सिखा रहे हैं। उन्होंने बोला चाइना में और कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है एक्सेप्ट मैंडरिन। सर ये तो पता नहीं, ठीक है। मतलब मैं इतने में बोलता सर नेक्स्ट छोड़ो। तो वो जैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उन्होंने बोला हमको वहाँ पे क्या करना चाहिए। अरावली हिल्स में उन्होंने कोई बहुत साइंटिफिक टर्म यूज़ की जो UPSC में लिखी नहीं है कहीं, मतलब हमने पढ़ी भी नहीं होगी कहीं। अरावली हिल्स में ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। अब अगेन भाई मेरे को तो समझ तो एक तरह से आई गया था ना, आई कैन मेक आउट की वो यही पूछेंगे अरावली में डिस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन अगेन आई कैन नॉट टेक द रिस्क। मैं क्वेश्चन मैंने सही से नहीं समझा और मैं आंसर दे दूँ, कुछ भी गलत निकला तो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने बोला सर आई सॉरी बट आई डोंट नो मीनिंग ऑफ दिस टर्म। फिर उन्होंने बोला अरे यार डिस्ट्रक्शन हो रही है, उन्होंने ऐसे बोला डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये हो रहा है, बोल रहे क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोर एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। कह रहे क्या सस्टेनेबल, ये तो हम पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको डेफिनेशन बताई, ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा सी बॉर्डर पे किलिंग होती है, जो मतलब जितने भी जवाने बॉर्डर पे वो वॉर लड़ते हैं वो किल करते हैं ऑब्वियसली एक दूसरे को, राइट। और मॉब लिंचिंग होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अब ऑब्वियसली इतनी इंग्लिश नहीं है मेरे माइंड में कि मैं सीधा बोलूँ सर मॉब लिंचिंग इज़ अ क्राइम एंड जो बॉर्डर पे हो रहा है इट इज़ अ ड्यूटी। अब इतनी तो नहीं आती उस टाइम पे दिमाग में, ठीक है। और खासकर जो चेयरमैन सर ने जो, और वो पता नहीं क्या कर रहे थे, वो चारों ऐसे काम कर रहे थे अपना, वो सुन ही रहे थे। 3 लोग काम कर रहे थे, कुछ लिखे जा रहे थे, एक सुन रहा था मेरी बात, सिर्फ जो एक मतलब जो बात कर रहा था उसका ध्यान था, बाकी ऐसे लिखे जा रहे हैं। मेरे को लगा तो सीरियस ही नहीं है। ठीक है, तो ये वो जान के करते हैं ऐसा। सी मेरा जो दोस्त है मैंने बताया इसकी 16 रैंक आई, उसके साथ उसका इंटरव्यू लिया था एक ऑफिसर ने। वो क्या करते हैं उनका इंटरव्यू लेके वो सो जाएंगे बीच में जान के। वो क्या करेंगे, चेयर रिवॉल्व करने वाली होती है, पीछे घुमा लेंगे और सो जाएंगे बात करके, और वो लास्ट में से उठ के आएंगे फिर वो बात करेंगे। सो इनके लग तरीके हैं। एक सर है वो क्या करते हैं फाइल फेंकने लग जाएंगे यूँ, ये करते हैं ये लोग। तो वो क्या करते हैं वो लिखे जा रहे थे। अब ऐसा मुझे लगा अब उनके पास कुछ रखा भी था, मुझे लगा सही में अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा वो अपना काम कर रहे हैं, उनको मतलब है नहीं कोई ज़्यादा इंटरव्यू से, ठीक है। तो इसलिए एक तो मूड ऑफ हो गया। चेयरमैन सर ने ये बोल दिया था आई डोंट नो व्हाट यू विल डू, और वो अपना काम कर रहे हैं, मेरे को लगा भाई होना तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि मॉब, तो मैंने बोल दिया सर मॉब लिंचिंग में फेक न्यूज़ के बेस पे होती है, ये वो किल कर देते हैं और सोल्जर लड़ते हैं अपने देश के लिए। कह रहे जी श्योर। मैंने कहा सर हाँ सर मेरे को तो ये ऐसे ही लगता है। तो ठीक है, ऐसे हुआ। फिर एक सर ने पूछा कि आप अपनी ब्रांच को कैसे अप्लाई, एक ही बस ये क्वेश्चन आया था जो मैंने पढ़ा था, जो प्रिपेयर किया था अच्छे से, वो आप सबके लिए भी आएगा कि आप अपनी ब्रांच को, जैसे मैंने फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक किया, आप इसको कैसे यूज़ करोगे CAPF में। इसका मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया था। और ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप DRDO में क्यों नहीं चले जाते। मैंने कहा नहीं सर मेरे को तो इसी में जाना है, ठीक है, यूनिफॉर्म वाली में, ठीक है। तो उसके बाद एक मैम थी। अब देखो थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना है वो मैंने जान के, जैसे SSB के लिए भी है ये। अगर आपने बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो खत्म हो गया काम। उसका रीज़न पता है क्या है, देखो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो आपको आता है वो आपको आना चाहिए। अगर आपने बोल दिया इंटरव्यू में, कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लोग बोलते थे SSB में या किसी भी इंटरव्यू में, भाई फिर आपको आना चाहिए कि करंट अफेयर। और कोई भी न्यूज़पेपर पूरी न्यूज़ कवर नहीं करता। सबसे बड़ी दिक्कत, दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हो रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कितना पढ़ लोगे। इंटरव्यू में कभी ये बोलना ही नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं। उन्होंने मैम ने मुझसे पूछा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। मैं कहा नहीं मैम मैं तो सिर्फ हेडलाइन ही पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा चलो आज की 5 हेडलाइन बता दो। इतना मैं तैयार करके गया था, मैंने 5 हेडलाइन बता दी, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा न्यूज़ देखते हो। मैं कहा नहीं मैं नहीं देखता भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम्हें उतना रिस्क लेना है जितना ठीक है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। एक लिमिट से ज़्यादा रिस्क ले लिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है। वैसे मैंने बताया फार्म लॉस पे उन्होंने ओपिनियन पूछा, मैंने एक बैलेंस ओपिनियन दे दिया और ये सब हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ये सब रहता है। बाकी मतलब इतना टफ नहीं है जितना लाइक पीपल थिंक, राइट। इतना कंपटीशन भी नहीं है, बस आप सीरियसली तैयारी कीजिए और हो जाएगा, ठीक, ओके।